पुनर्जन्म लेकर लौटने के बाद मैंने सबसे पहला काम किया, एक पत्थर का टुकड़ा निगल लिया। इतना ही नहीं, सबके सामने मैंने उस लड़की को भी मजबूर कर दिया जो मुझसे बेहद प्यार करती थी कि वह अपने पालतू बांसिया सांप बाम्बू पिट वाइपर को जिंदा निगल जाए। सबको लगा कि मैं पागल हो गया हूं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि 1 मिनट से भी कम समय में पूरी दुनिया बदलने वाली है। दुनिया के सभी जीवों में भयानक परिवर्तन होगा और हर इंसान को उस चीज के आधार पर अलौकिक शक्ति मिलेगी जो उसने परिवर्तन से ठीक पहले खाई होगी। पिछले जन्म में मैंने उस समय एक मटन बन खाया था। परिणाम स्वरूप मुझे ऊन उगाने की शक्ति मिली। शुरुआत में ठंड से बचने के लिए यह शक्ति कुछ काम आई, लेकिन जैसे जैसे राक्षस और भी शक्तिशाली होते गए, मेरी यह क्षमता बिल्कुल बेकार साबित हुई। मैं ऐसा कमजोर इंसान बन गया जिसे कोई भी आसानी से मार सकता था। लेकिन इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ लौटा था। पिछले जन्म में मैंने एक साधारण देसी कुत्ते को देखा था जिसने बाद में पांगू जैसी दिव्य शक्ति प्राप्त कर ली थी। बाद में पता चला कि उसने गलती से एक रहस्यमयी जेड पत्थर निगल लिया था। उसी कारण वह इतना शक्तिशाली बना। इसीलिए पुनर्जन्म के बाद मैं सबसे पहले शहर के दक्षिण वाले प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर गया। बड़ी मुश्किल से पैसे जुटाकर मैंने वहीं जेड पत्थर खरीद लिया। जहां तक श्या वानरों को उसका पालतू सांप निगलने के लिए मजबूर करने की बात है, वह इसलिए क्योंकि वह लड़की पिछले जन्म से ही मुझसे सच्चा प्यार करती थी। जब प्रलय आई थी तब भी उसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। उसके पास बर्फ की शक्तिशाली क्षमता थी जिससे वह अकेले भी आराम से जीवित रह सकती थी, लेकिन उसने मुझे नहीं छोड़ा, जबकि मेरे पास केवल बेकार सी शक्ति थी। आखिरकार मेरी वजह से उसे भी अपनी जान गंवानी पड़ी। इस बार मैं उसे पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बनाना चाहता था। पिछले जन्म में उसका यही पालतू सांप परिवर्तन के बाद एक च्याओलोंग ड्रैगन बन गया था। अगर वह एक और शक्तिशाली कुत्ते से नहीं हारता तो भविष्य में उसके 5 पंजों वाले दिव्य ड्रैगन बनने की पूरी संभावना थी। इसी कारण मैंने उससे कहा कि वह सांप को जिंदा निगल ले। पिछले जन्म के अनुभव से इंसानों ने यह निष्कर्ष निकाला था कि किसी वस्तु को जिंदा निगलने पर सबसे शक्तिशाली प्रतिभा जागृत होती है। मेरे पास मौजूद दिव्य जेड पत्थर को 2 हिस्सों में बांटना असंभव था, वरना मैं उसे श्या वानरों के साथ बांट लेता। फिर भी ड्रैगन की यह शक्ति उसके पिछले जन्म की बर्फ वाली शक्ति से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। मेरी जिद देखकर श्या वानरों के चेहरे पर गहरी उलझन साफ दिखाई दे रही थी। एक तरफ वह लड़का था जिससे वह कई सालों से बेइंतहा प्यार करती थी, और दूसरी तरफ उसका सबसे प्यारा पालतू सांप। कुछ पल तक वह चुप रही, फिर उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, माफ करना शाओचिंग, लेकिन उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इतना कहकर उसने अपने पालतू सांप को हाथ में उठाया। पूरे क्लास के सामने उसने आंखें बंद की और उसे बिल्कुल नूडल्स की तरह जिंदा निगल लिया। पूरा क्लास सन्न रह गया। किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। सभी लोग अविश्वास से उसे देखते रह गए। कुछ ही सेकंड बाद श्या वानरों भागकर पानी के कूलर के पास पहुंची और लगातार कई गिलास पानी पी गई। फिर दीवार का सहारा लेकर उल्टियां करने लगी। अब जाकर पूरी क्लास को यकीन हुआ कि यह कोई मजाक नहीं था। क्या तुम सच में निगल गई? तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? उसने कहा। और तुमने सच में सांप खा लिया? मैं शायद अभी भी सपना देख रहा हूँ। यहाँ तक कि अध्यापिका भी पूरी तरह स्तब्ध थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आज के युवाओं को आखिर हो क्या गया है। मैं धीरे धीरे श्या वानरों के पास पहुंचा। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। दर्द की वजह से उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और कुछ बाल उसके चेहरे से चिपक गए थे। वह बेहद कमजोर और असहाय दिखाई दे रही थी। मेरे पेट में भी जेड पत्थर की वजह से असहनीय दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। कमजोर आवाज में उसने कहा, मैंने कर दिखाया। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। उसी समय उसके होंठों के किनारे से खून बहने लगा। यह दृश्य देखकर अध्यापिका घबरा गई और तुरंत एम्बुलेंस बुलाने के लिए फोन मिलाया। लेकिन तभी क्लास का सबसे ताकतवर लड़का गाओ जुनहाओ, जो हमेशा से श्या वानरों को पसंद करता था और कई बार उसके सामने अपने प्यार का इजहार कर चुका था, गुस्से से पागल हो गया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। वह तेज कदमों से मेरी तरफ बढ़ा और गरजते हुए बोला, चेन जी, तू मरने लायक है। तुझे पता था कि वह तुझसे प्यार करती है, फिर भी तूने उसे जिंदा सांप निगलने पर मजबूर कर दिया। उसकी दहाड़ से पूरा क्लास कांप उठा, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैं बस श्या वानरों को अपनी बाहों में संभाले रहा। साथ ही मैंने अपना मोबाइल निकाला और स्क्रीन पर समय देखने लगा। गांव जुनहाओ गुस्से में भीड़ को धक्का देता हुआ मेरी तरफ दौड़ रहा था। मैंने धीरे से गिनती शुरू की। 3। वह अब बिल्कुल मेरे सामने पहुंचने वाला था। पूरी क्लास ने सांस रोक ली। 2। बस एक कदम और। मैंने बिल्कुल शांत स्वर में आखिरी गिनती बोली। 1। जैसे ही घड़ी में ठीक 10 बजे अचानक खिड़की के बाहर एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फट पड़ी, इतनी तेज कि किसी की आंखें खुली नहीं रह सकी। पूरा आसमान कुछ पल के लिए सफेद चमक से भर गया, फिर वह रोशनी उतनी ही जल्दी गायब भी हो गई। उसी समय गांव जुनहाओ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तेज चमक के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। उस रहस्यमयी प्रकाश के बाद कुछ ही सेकंड में एक अदृश्य विद्युत चुंबकीय तूफान पूरे सौरमंडल में फैल गया। क्लास के सभी छात्र घबराकर खिड़की की ओर देखने लगे, लेकिन बाहर उन्हें कुछ भी असामान्य दिखाई नहीं दिया। ज्यादातर लोगों ने इसे एक अजीब घटना समझकर नजरअंदाज कर दिया। हालांकि कुछ छात्रों ने मोबाइल निकालकर इंटरनेट पर खबरें देखने की कोशिश की, लेकिन किसी भी फोन में नेटवर्क नहीं था। उसी समय गांव जुनहाओ फिर से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा गुस्सा था। वह मेरी तरफ दौड़ते हुए चिल्लाया, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं वानरों का बदला लेकर रहूंगा। उसका लगभग 6 फीट 3 इंच लंबा ताकतवर शरीर सीधे मेरी तरफ झपटा। बाकी
बाकी सभी छात्रों को लगा कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा, लेकिन तभी पूरा आसमान अचानक बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में दिन का उजाला गायब हो गया और चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। इसके बाद आसमान से खून जैसा लाल प्रकाश बरसने लगा। सौर तूफान की वजह से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका था और उसी के कारण आसमान का रंग भी बदल गया। इसी पल मेरी बाहों में मौजूद श्यावानरों ने दिल दहला देने वाली चीख मार दी। सभी लोग घबराकर उसकी तरफ देखने लगे। अगले ही पल उसका शरीर बदलना शुरू हो गया। उसके सिर पर चांदी जैसी चमकती हुई 2 ड्रैगन की सींगें उग आईं। उनके चारों ओर बिजली की हल्की चिंगारियां नाच रही थीं। उसके गालों पर बर्फ जैसी सफेद चमकदार ड्रैगन की शल्कें उभर आईं। उसकी पीठ पर एक छोटी सी नीली ड्रैगन आकृति दिखाई देने लगी जो रहस्यमयी ऊर्जा से घिरी हुई थी। उसके पूरे शरीर पर हल्की चांदी जैसी दिव्य आभा फैल गई। पीछे एक लंबी ड्रैगन की पूंछ धीरे धीरे हिल रही थी। उस पल वह किसी साधारण लड़की जैसी नहीं बल्कि किसी दिव्य ड्रैगन देवी की तरह दिखाई दे रही थी। रूपांतरण पूरा होते ही उसके दिमाग में अनगिनत नई जानकारियां अपने आप आ गईं। अब उसे समझ में आने लगा कि मैंने उससे सांप निगलने के लिए जिद क्यों की थी। मैंने जो कुछ किया था वह सब सिर्फ उसकी सुरक्षा और उसके भविष्य के लिए था। अब श्यावानरों की आंखों में मेरे लिए पहले से भी ज्यादा विश्वास और प्रेम था। उसे यकीन हो चुका था कि मैंने जो कुछ भी किया वह सिर्फ उसकी भलाई के लिए था। इसी दौरान गांव जुन्हाव पूरी ताकत से मेरी ओर मुक्का मारते हुए दौड़ा, लेकिन इस बार श्यावानरो एक पल में मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने केवल अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और आसानी से उसका भारी मुक्का रोक लिया। धड़ाम! मुक्का उसकी हथेली से टकराया, लेकिन उसे जरा भी चोट नहीं लगी। उल्टा उसकी हथेली पर मौजूद दिव्य बिजली विश्वावशैनली अचानक फूट पड़ी। भयंकर बिजली गांव जुन्हाव के पूरे हाथ में दौड़ गई। आ! वह दर्द से जोर से चीख पड़ा। उसका पूरा दायां हाथ बुरी तरह झुलस गया। चमड़ी काली पड़ चुकी थी और उससे धुआं उठने लगा। वह दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा और अपना हाथ पकड़कर इधर उधर भागने लगा। कुछ ही क्षणों बाद श्यावानरों के चेहरे की ड्रैगन शल्कें धीरे धीरे गायब हो गईं। उसके सिर के सींग और पूंछ भी वापस शरीर में समा गए और वह फिर से सामान्य इंसान जैसी दिखने लगी। वह मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखने लगी, मानो मेरी तारीफ सुनना चाहती हो। लेकिन जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसे महसूस हुआ कि मेरे शरीर से एक ऐसी भयावह और दिव्य आभा निकल रही थी जिसने उसके दिल तक को हिला दिया। यह डर किसी दुश्मन का नहीं था, बल्कि ऐसा था जैसे कोई छोटा जीव किसी देवता के सामने खड़ा हो। उसकी आत्मा तक कांप उठी। तभी उसे एहसास हुआ कि मैंने जो जेड पत्थर निगला था वह साधारण चीज नहीं थी। उसकी शक्ति उसके ड्रैगन रक्त से भी कहीं अधिक भयानक थी। लेकिन इसके बावजूद उसके मन में मेरे लिए डर नहीं बल्कि और भी गहरा प्रेम पैदा हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे भविष्य की सारी बातें पहले से कैसे पता थीं, फिर भी उसे पूरा विश्वास था मैं कभी उसका बुरा नहीं करूंगा। इसी समय बाहर का लाल प्रकाश और भी तेज हो गया। पूरा अंधेरा खून जैसे लाल उजाले में बदल गया। अचानक गांव जुन्हाव की चीख एकदम बंद हो गई। उसके बाद पूरे क्लासरूम में एक साथ कई छात्रों की दर्द भरी चीखें गूंज उठीं। हर कोई घबराकर इधर उधर देखने लगा और अगले ही पल एक भयानक राक्षसी मछली जैसी आकृति अचानक क्लासरूम के बीचों बीच प्रकट हुई। उसका पूरा शरीर खून और मांस से ढका हुआ था, जबकि नुकीली हड्डियां बाहर निकली हुई थीं। उस विशाल राक्षस के नीचे 2 छात्रों के कुचले हुए खून से लथपथ शरीर पड़े थे। बाकी सभी छात्र डर के मारे जमीन पर बैठ गए। उस राक्षस के मुंह से इंसानी मांस चबाने की डरावनी आवाजें आ रही थीं, लेकिन वह अकेला नहीं था। क्लास के अंदर एक एक करके और भी कई भयानक राक्षस दिखाई देने लगे। कोई बंदर जैसा दुबला पतला था, कोई कीड़े की तरह मुड़ा तुड़ा, तो कोई भेड़िए जितना तेज। उन सब में एक बात समान थी, उनके शरीर पर चमड़ी की जगह बाहर निकला हुआ खून और मांस दिखाई दे रहा था। उनका रूप इतना डरावना था कि मानो वे सीधे नरक से निकलकर आए हों और फिर उन्होंने बिना किसी चेतावनी के छात्रों पर हमला कर दिया। अगले ही पल पूरा क्लासरूम नरक में बदल गया। वे विकृत राक्षस छात्रों के पीछे पागलों की तरह दौड़ पड़े। जो भी उनके हाथ लगा उसे उन्होंने बेरहमी से चीरकर 2 टुकड़ों में बांट दिया। चारों तरफ चीखें, खून और मौत का तांडव मच गया। कुछ ही सेकंड पहले जो क्लासरूम पढ़ाई की जगह था अब वह किसी कत्लगाह जैसा दिखाई दे रहा था। क्लास मॉनिटर झांग या यह सब देखकर स्तब्ध रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कुछ मिनटों के भीतर दुनिया इतनी भयानक कैसे बदल गई। लेकिन मुझे सब पता था, वह रहस्यमयी लाल रोशनी और उसके बाद आया विद्युत चुंबकीय तूफान ही इस आपदा की असली वजह थे। जिन लोगों का मानसिक बल कमजोर था वे उस अजीब शक्ति के प्रभाव में आकर सीधे राक्षस बन गए और जिनका मन मजबूत था वे अपने शरीर में मौजूद आखिरी निगली हुई वस्तु के आधार पर विशेष शक्तियां प्राप्त करने लगे। उसी समय गांव जुन्हाव भी परिवर्तन का शिकार हो गया। उसके शरीर की नसें फटने लगीं, त्वचा के नीचे से अनगिनत लाल रक्त तंतु बाहर निकल आए और पूरे शरीर को कसकर जकड़ लिया। कुछ ही सेकंड में उसका विशाल शरीर सिकुड़ने लगा। उसकी हड्डियां अजीब तरह से मुड़ने लगीं। उसकी पीठ फट गई और वहां से विशाल पंख निकल आए। दोनों पैरों की जगह तेज पंजे उग आए। उसका चेहरा भी पूरी तरह बदल गया। अब वह इंसान नहीं रहा था, वह एक भयावह रक्तचंद्र दानव पक्षी बन चुका था। रूपांतरण पूरा होते ही उसने एक कान फाड़ देने वाली चीख मारी और बिजली जैसी गति से सामने खड़ी एक छात्रा पर झपट पड़ा। उसके नुकीले पंजों ने एक ही बार में लड़की के शरीर को 2 हिस्सों में बांट दिया। यह दृश्य देखकर बाकी छात्र डर से पीछे हट गए। मैंने उस राक्षसी पक्षी को ध्यान से देखा। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। रक्तचंद्र दानव पक्षी, मैं उसे तुरंत पहचान गया। पिछले जन्म में भी यह शुरुआती दौर के सबसे खतरनाक राक्षसों में से एक था। इसकी गति इतनी तेज होती थी कि अधिकांश जागृत लोग अपनी शक्ति इस्तेमाल करने से पहले ही मारे जाते थे। अगर कोई पहली बार इसका सामना करता तो उसके बचने की संभावना लगभग 0 होती। ऊपर से इस समय चारों तरफ गहरा अंधेरा था और यह राक्षस रात में और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता था। पिछले जन्म में मैं उस दिन स्कूल नहीं आया था, इसी वजह से इस राक्षस का सामना नहीं हुआ और अनजाने में मेरी जान बच गई थी। अब मुझे समझ आ गया कि उस समय हमारे स्कूल के ज्यादातर छात्र जिंदा क्यों नहीं बच पाए थे। मैंने गहरी सांस ली।
अब भागने का कोई मतलब नहीं था। इस बार मुझे अपनी नई शक्ति की असली परीक्षा लेनी ही थी। मैंने तुरंत अपनी नई शक्ति को जगाने की कोशिश की। अगले ही पल मेरे दिमाग में मेरी दिव्य क्षमता की पूरी जानकारी उभर आई। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। रक्तचंद्र दानव पक्षी, ठीक है, सबसे पहले तुम्हीं पर अपनी शक्ति आजमाता हूं। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। अचानक मेरे पूरे शरीर से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। मेरे चेहरे पर काले और सुनहरे रंग का दिव्य मुखौटा प्रकट हुआ। सिर के पीछे सुनहरी लटें अग्नि की लपटों की तरह लहराने लगीं। मेरे पूरे शरीर पर काले सुनहरे रंग का दिव्य कवच बन गया, जिसकी बनावट ड्रैगन की शल्कों जैसी थी। कुछ ही क्षणों में मेरा शरीर पहले से कहीं अधिक विशाल और शक्तिशाली दिखाई देने लगा। मेरी पीठ के पीछे बैंगनी दिव्य आभा घूमने लगी, मानो कोई प्राचीन देवता स्वयं धरती पर उतर आया हो। मुझे उस रूप में देखकर श्यावानरों की आंखें आश्चर्य और प्रशंसा से भर गईं। वह बिना पलक झपकाए मुझे देखती रह गई। उधर बाकी राक्षस भी मेरी शक्ति को महसूस कर चुके थे। एक एक करके वे सब मेरी ओर झपट पड़े। सबसे पहले वह विशाल मछली राक्षस मेरी तरफ दौड़ा। उसका लगभग 4 मीटर ऊंचा शरीर जमीन हिलाता हुआ मेरी ओर बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वह पल भर के लिए ठिठक गया, मानो उसके भीतर बची हुई इंसानी यादें मेरी दिव्य आभा से डर गई हों। लेकिन अगले ही पल वह जोर से गरजा और पूरी ताकत के साथ मुझ पर हमला कर दिया। श्यावानरो भी मेरी मदद के लिए आगे बढ़ी, लेकिन मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। यह लड़ाई मैं अकेला लड़ूंगा, इतना कहकर मैं भी बिना किसी डर के सीधे उस विशाल राक्षस की ओर दौड़ पड़ा। अगले ही पल धड़ाम, हम दोनों की टक्कर से पूरा क्लासरूम कांप उठा। जमीन फट गई और चारों ओर धूल का गुब्बार छा गया। हालांकि मेरा शरीर लगभग 2 मीटर ऊंचा हो चुका था, फिर भी उस 4 मीटर लंबे मछली राक्षस के सामने मैं छोटा ही दिखाई देता था। टक्कर के बाद मेरा पैर टूटी हुई जमीन पर थोड़ा फिसला। ऐसा लगा जैसे ताकत में मैं उससे थोड़ा कम हूं। लेकिन तभी ऊपर से रक्तचंद्र दानव पक्षी ने मौका देखकर मुझ पर झपट्टा मारा। उसे लगा कि मैं विशाल राक्षस को रोकने में व्यस्त हूं। यही उसका सबसे बड़ा भ्रम था। मैंने अचानक अपना कदम पीछे खींचा। हमला रोकने की बजाय मैंने उस विशाल मछली राक्षस के शरीर को पकड़कर पूरी ताकत से घुमा दिया। उसका विशाल शरीर सीधे उड़ते हुए रक्तचंद्र दानव पक्षी की तरफ जा टकराया। धड़ाम, मछली राक्षस दीवार में धंस गया। वहीं रक्तचंद्र दानव पक्षी ने आखिरी क्षण में अपने पंख फैलाकर किसी तरह खुद को बचा लिया। लेकिन अब उसके चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। रक्तचंद्र दानव पक्षी हवा में मंडराता रहा। उसकी लाल आंखें लगातार मुझे घूर रही थीं। उसे समझ आ गया था कि अकेले मेरे सामने जीतना आसान नहीं है। अचानक उसने एक बेहद तेज और अजीब चीख निकाली। वह सिर्फ गुस्से में नहीं चिल्ला रहा था, बल्कि अपनी रक्त रेखा की शक्ति से पूरे क्लासरूम में मौजूद दूसरे अधूरे रूप से बदले हुए राक्षसों को आदेश दे रहा था। अगले ही पल सभी राक्षसों की आंखें लाल हो गईं। उनके शरीर का मांस और भी ज्यादा फटने लगा और वे पहले से कहीं अधिक डरावने दिखाई देने लगे। उन्होंने अपने सामने पड़े इंसानी शवों को छोड़ दिया और एक साथ मेरी तरफ झपट पड़े। उधर रक्तचंद्र दानव पक्षी चुपचाप छत के पास उड़कर सही मौके का इंतजार करने लगा। मैंने बिना घबराए अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। अचानक मेरी पीठ के पीछे घूम रही आदिम दिव्य आभा सिमटकर एक विशाल काला सुनहरा युद्ध कुल्हाड़ा बन गई। वह था पांगू का दिव्य काइतियन कुल्हाड़ा। मैंने कुल्हाड़े को कसकर पकड़ा और पूरी ताकत से जमीन पर पैर मारा। धड़ाम, फर्श में गहरी दरार पड़ गई। मैं आंधी की तरह राक्षसों की ओर दौड़ा। हवा में छलांग लगाते ही मैंने अपने शरीर को घुमाया और पूरी शक्ति से कुल्हाड़ा चलाया। एक चमकदार सुनहरी धार बिजली की तरह हवा को चीरती हुई निकली। अगले ही पल चारों राक्षस लगभग एक साथ बीच से 2 टुकड़ों में कट गए। उनके शरीर जमीन पर गिरते ही पूरा क्लासरूम खून से भर गया। यह देखकर छत पर छिपा रक्तचंद्र दानव पक्षी पागलों की तरह चीखता हुआ मेरी तरफ टूट पड़ा। उसे पता था कि अगर अब भी नहीं लड़ा तो उसकी मौत तय है, लेकिन मैं तो उसी पल का इंतजार कर रहा था। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। मैंने दोनों हाथों से काइतियन कुल्हाड़े को ऊपर उठाया। दिव्य ऊर्जा उसके चारों ओर इकट्ठा होने लगी। फिर मैंने पूरी ताकत से ऊपर की ओर वार किया। एक विशाल सुनहरी धार आसमान तक पहुंचती हुई दिखाई दी। छन, रक्तचंद्र दानव पक्षी उस वार से बच भी नहीं पाया। एक ही प्रहार में उसका शरीर कमर से 2 हिस्सों में बढ़ गया। उसका रक्त हवा में बिखर गया और दोनों टुकड़े जोर से जमीन पर आ गिरे। सबसे खतरनाक राक्षस के मरते ही पूरा क्लासरूम अचानक शांत हो गया। बचे हुए सभी राक्षस मेरी ओर डर से देखने लगे। उन्हें मेरे शरीर से निकलती पांगू की दिव्य आभा साफ महसूस हो रही थी, लेकिन मैंने उन्हें जरा भी मौका नहीं दिया। मैं बिजली की गति से आगे बढ़ा और एक एक करके बाकी सभी राक्षसों का भी अंत कर दिया। सिर्फ 3 मिनट के भीतर पूरा क्लासरूम राक्षसों से खाली हो चुका था। अब वहां सिर्फ बचे हुए छात्र, चारों ओर फैला खून और राक्षसों की लाशें थीं। जब आखिरी राक्षस भी मर गया, तब क्लासरूम में बचे हुए छात्रों ने राहत की सांस ली, लेकिन राहत ज्यादा देर टिक नहीं सकी। कुछ छात्र तुरंत चिल्लाने लगे, हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी बाहर चलते हैं, यहाँ रहना मौत को बुलाने जैसा है। उनकी बातें सुनकर मैं धीरे धीरे मंच टीचर की डेस्क पर चढ़ गया। मेरी आवाज पूरे क्लासरूम में गूंज उठी। सब लोग चुप। मेरी बात सुनते ही पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। सबकी नजरें मेरी तरफ थीं। मैंने गंभीर स्वर में कहा, दुनिया बदल चुकी है। बाहर अब इंसानों की दुनिया नहीं रही, वहां हर तरफ राक्षस हैं। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी हर बात माननी होगी। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक क्लासरूम के बाहर से भारी गुर्राने की आवाज आई। सबने घबराकर दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे के बाहर एक विशाल नरक का दानवी कुत्ता खड़ा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं, मुंह से लार टपक रही थी और बड़े बड़े नुकीले दांत साफ दिखाई दे रहे थे। वह धीरे धीरे गुर्रा रहा था, लेकिन उसकी आवाज पूरे क्लासरूम को हिला देने के लिए काफी थी।
उसी समय भीड़ में खड़ी एक लड़की डर के मारे जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख सुनते ही दानवी कुत्ता पूरी तरह उग्र हो गया। मैंने तुरंत उसे पहचान लिया। यही है, पिछले जन्म में यही दानवी कुत्ता स्कूल में लगातार इंसानों और राक्षसों का शिकार करता रहा था। बाद में यह विकसित होकर 3 सिर वाला नरकीय कुत्ता बन गया और पूरे शहर का आतंक बन गया। अगर उस समय शक्तिशाली जागृत लोग समय पर न पहुंचते तो पूरा शहर उसका शिकार बन जाता। इस बार मैंने खुद हमला करने की बजाय शावानरों की ओर दिखा। मेरे इशारे को समझते ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली पर नीली दिव्य बिजली इकट्ठी होने लगी। फिर उसके हाथ में एक हरे रंग की दिव्य तलवार का आभासी रूप प्रकट हुआ। अगले ही पल कड़कड़ाहट, एक भयंकर दिव्य बिजली सीधे दानवी कुत्ते पर गिरी। बिजली की चोट से उसके शरीर का एक हिस्सा काला पड़ गया और जलने की गंध पूरे गलियारे में फैल गई। लेकिन वह मरा नहीं, बल्कि पहले से भी ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने जोरदार दहाड़ लगाई और मुंह खोलकर काले धुएं जैसी जहरीली सांस बाहर छोड़ी। जहां वह धुआं पहुंचा वहां की मेज कुर्सियां पल भर में राख बन गईं। 2 छात्र जो उसके सामने खड़े थे उसी क्षण मौत के घाट उतर गए। यह देखकर मेरी आंखें सिकुड़ गईं। तो यह विषयाव दिव्य बिजली भी झेल सकता है। अब मुझे खुद मैदान में उतरना ही था। मैंने एक पल भी देर नहीं की। अपने हाथ को आगे बढ़ाते ही मेरा कायतियन दिव्य कुल्हाड़ा फिर से प्रकट हो गया। वह हवा को चीरता हुआ सीधे नरक के दानवी कुत्ते की ओर जा गिरा। उसी समय मैं भी पूरी रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ पड़ा। दानवी कुत्ता बेहद फुर्तीला था। उसने झटके से अपना शरीर मोड़ा और कुल्हाड़े के पहले वार से बच गया। लेकिन मैं पहले ही उसके बिल्कुल सामने पहुंच चुका था। मैंने अपने पूरे शरीर की ताकत से उसे जोरदार टक्कर मारी। धड़ाम! विशाल दानवी कुत्ता कई मीटर दूर जाकर जमीन पर लुढ़क गया। शावानरों ने तुरंत अपनी दिव्य तलवार मेरी ओर बढ़ा दी। मैंने बिना समय गंवाए तलवार पकड़ी और उठने की कोशिश कर रहे दानवी कुत्ते पर टूट पड़ा। इस बार मैंने उसे कोई मौका नहीं दिया। एक ही वार में उसकी गर्दन काट दी। विशाल सिर जमीन पर गिरा और उसका शरीर तड़पते तड़पते शांत हो गया। मैं उसके शव के पास गया और पेट चीरकर अंदर से एक कठोर चमकदार ऊर्जा क्रिस्टल निकाला। पिछले जन्म में इस तरह के क्रिस्टल को सभी जागृत लोग लिंग जिंग आध्यात्मिक सार कहते थे। जो भी इसे अवशोषित करता उसकी शक्ति तेजी से बढ़ जाती। हालांकि हर राक्षस के शरीर में यह नहीं मिलता था। सिर्फ कुछ शक्तिशाली या विशेष राक्षस ही मरने के बाद ऐसा क्रिस्टल छोड़ते थे और जितना बेहतर क्रिस्टल उतना ही ज्यादा शक्तिशाली वह राक्षस होता था। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे और भी ज्यादा मोटिवेशन देता है ताकि मैं आप सभी के लिए और बेहतरीन एनिमे एक्सप्लेन वीडियो लेकर आ सकूं। इसीलिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैंने कुछ क्षण उस क्रिस्टल को देखा, फिर बिना किसी झिझक के उसे शावानरों की ओर बढ़ा दिया। पिछले जन्म में उसने मेरे लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। इस जन्म में मैं चाहता था कि वह मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली बने। मैंने धीरे से कहा, इसे अपनी भौहों के बीच रखो और मन से इसकी शक्ति को अपने अंदर समा जाने दो। शावानरों ने बिना कोई सवाल किए मेरी बात मान ली। उसने क्रिस्टल को माथे पर रखा और आंखें बंद कर लीं। कुछ ही सेकंड में सफेद रोशनी पूरे क्रिस्टल में फैल गई। फिर वह धीरे धीरे गायब हो गया। उसी के साथ शावानरों के शरीर से पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली दिव्य आभा निकलने लगी। उसकी ताकत एक बार फिर कई गुना बढ़ चुकी थी। अब वह द्वितीय स्तर की जागृत सेकंड रैंक अवेकेंड बन चुकी थी। दुनिया में अभी अभी प्रलय शुरू हुई थी। ऐसे समय में दूसरे स्तर का जागृत होना लगभग अधिकांश खतरों का सामना करने के लिए काफी था। मैंने संतोष की सांस ली। अब कम से कम उसके जिंदा रहने की संभावना पिछले जन्म की तुलना में कई गुना अधिक थी। शावानरों की शक्ति बढ़ने के बाद मैंने धीरे धीरे उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। लेकिन अगले ही पल मेरा चेहरा फिर से गंभीर हो गया। मेरी नजर उस लड़की पर जा टिकी जिसने कुछ देर पहले डर के मारे चीख लगाई थी और उसी वजह से नरक का दानवी कुत्ता हमारी ओर आकर्षित हुआ था। बिना कुछ कहे मैं उसके सामने पहुंचा। लड़की कुछ समझ पाती उससे पहले ही छन्न मेरी तलवार एक ही वार में उसकी गर्दन से गुजर गई। उसका सिर जमीन पर लुढ़क गया। पूरे क्लासरूम में सन्नाटा छा गया। बचे हुए छात्र भय से कांप उठे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने ठंडी आवाज में कहा, इस प्रलय में एक इंसान की छोटी सी गलती भी दर्जनों लोगों की मौत का कारण बन सकती है। अगर कोई अपनी मूर्खता से सबकी जान खतरे में डालेगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात सुनकर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि कुछ बोले। उसी समय बाहर से दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगीं। उनके साथ कई राक्षसों की डरावनी गुर्राहट भी गूंज रही थी। मैं समझ गया, पूरे स्कूल के राक्षस अब झुंड बनाकर इकट्ठा होने लगे थे। पिछले जन्म में भी स्कूल के अंदर छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा थी। इसी वजह से बड़ी संख्या में लोग राक्षस बन गए और पूरे स्कूल में राक्षसों की एक विशाल सेना तैयार हो गई थी। चाहे इस जन्म में मैं पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली था, लेकिन हजारों राक्षसों का एक साथ सामना करना अभी भी असंभव था। मैंने तुरंत आदेश दिया, सब लोग जल्दी से दरवाजे और खिड़कियां बंद करो। मेज कुर्सियां लाकर उन्हें पूरी तरह जाम कर दो। कुछ छात्र पहले हिचकिचाए, लेकिन बाहर से आती चीखें सुनकर सब समझ गए कि यही एकमात्र रास्ता है। वे तुरंत मेरी बात मानने लगे। सबने मिलकर भारी मेजें, कुर्सियां और अलमारियां घसीट घसीट कर दरवाजों और खिड़कियों के सामने लगा दी। पूरा क्लासरूम अब अस्थायी किले में बदल चुका था। लेकिन जैसे जैसे बाहर राक्षसों की आवाजें पास आती गईं, अंदर मौजूद सभी छात्रों की धड़कनें भी तेज होती चली गईं। किसी को नहीं पता था कि यह बंद दरवाजा उन्हें बचाएगा या कुछ ही मिनटों बाद उनकी कब्र बन जाएगा। सभी लोग सांस रोके दरवाजे की ओर देख रहे थे। तभी भीड़ में खड़ी शाओ चियान चियान ने अचानक बाहर भागती हुई एक लड़की को पहचान लिया। वह उसकी रूममेट और सबसे अच्छी दोस्त शाओ वेई थी। इस समय शाओ वेई का पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसके शरीर पर एक भी ऐसी जगह नहीं बची थी जहां घाव न हो। वह जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भाग रही थी, जबकि उसके पीछे कई राक्षस लगे हुए थे। यह दृश्य देखकर शाओ चियान चियान का दिल पसीज गया। वह दौड़कर दरवाजे के पास पहुंची और उसे खोलने लगी।
उसी समय मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने ठंडी आवाज में कहा, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी एक गलती की वजह से यहाँ मौजूद हम सब मर जाएं? शाओ चियान गुस्से से मेरी ओर देखने लगी। वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, क्या मैं उसे मरने के लिए छोड़ दूं? तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हें इतना ही उस पर तरस आ रहा है तो जाओ, खुद जाकर उसे बचाओ। इतना कहकर मैंने अपना दिव्य कवच सक्रिय किया, फिर दरवाजा खोला और एक ही धक्के में शाओ चियान को बाहर धकेल दिया। अगले ही पल मैंने दरवाजा फिर से बंद कर दिया। बाहर निकलते ही शाओ चियान का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वह पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगी। चेंजे, प्लीज, मुझसे गलती हो गई, मुझे अंदर आने दो, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। लेकिन मैंने उसकी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। कुछ ही सेकंड बाद गलियारे में घूम रहे राक्षसों ने उसकी आवाज सुन ली। उनकी लाल आंखें उसकी तरफ मुड़ गईं। अगले ही पल वे सभी उस पर टूट पड़े। गलियारे में उसकी दर्दनाक चीखें गूंजने लगीं। क्लासरूम के अंदर बैठे सभी छात्र कांप उठे। कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। हर कोई चुपचाप सिर झुकाए बैठा रहा। मैं दरवाजे के पीछे खड़ा बाहर की हर आवाज ध्यान से सुन रहा था। अगर कोई राक्षस दरवाजा तोड़कर अंदर आता तो मैं आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार था, और अगर हालात पूरी तरह बेकाबू हो जाते तो चाहे अपनी जान चली जाए, मैं हर हाल में शवानरों को इस स्कूल से जिंदा बाहर निकालता। कुछ ही देर बाद बाहर से आ रही चीखें अचानक बंद हो गईं। पूरा गलियारा एकदम शांत हो गया। क्लासरूम में बैठे सभी छात्र एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी ने धीमे से कहा, क्या सारे राक्षस चले गए? लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और छोटी सी कांच की खिड़की से बाहर झांका। जो दृश्य मैंने देखा उसने मुझे भी कुछ पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। शाओ चियान का शरीर पूरी तरह नोचकर खा लिया गया था। फर्श पर सिर्फ खून का बड़ा सा धब्बा बचा था। लेकिन उससे भी अजीब बात यह थी कि गलियारे में मौजूद सारे राक्षस जमीन पर झुके हुए कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी बेहद खतरनाक अस्तित्व से डर रहे हों। यह बिल्कुल सामान्य नहीं था। अगर सब कुछ पहले जैसा होता तो वे अब तक दरवाजा तोड़कर अंदर घुस चुके होते। मेरे पिछले जन्म में मैं उस समय स्कूल में मौजूद नहीं था, इसीलिए आगे क्या होने वाला था यह मुझे भी नहीं पता था। मेरे मन में पहली बार हल्की सी बेचैनी पैदा हुई। उसी समय श्यावानरो मेरे पास आकर धीमी आवाज में बोली, चेंजे, बाहर क्या हो रहा है? उसने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ रखी थी। अगर जरा भी खतरा होता तो वह सबसे पहले मेरी रक्षा के लिए आगे बढ़ जाती। मैंने सिर हिलाया। अभी कुछ कहना मुश्किल है, सब लोग अपनी जगह से मत हिलो, पहले देखते हैं कि बाहर क्या है। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि थक 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 गलियारे में किसी के धीरे धीरे चलते हुए कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सबके दिल पर हथौड़ा मार दिया हो। फिर एक लड़की की धीमी लेकिन बेहद अजीब आवाज सुनाई दी, क्लासमेट्स, बाहर आओ ना, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। मेरे पास बहुत स्वादिष्ट चीजें हैं, सब मिलकर खाते हैं। उस आवाज को सुनते ही क्लास के कई छात्रों का चेहरा सफेद पड़ गया। किसी ने कांपती आवाज में कहा, ये तो झाओ शाओलू की आवाज है, लेकिन उसने तो आज छुट्टी ली थी। दूसरा छात्र घबरा कर बोला, वह यहां कैसे आ गई? कुछ लड़कियां जो पहले उसके साथ हॉस्टल में रहती थीं, एक दूसरे की तरफ देखने लगीं। उनके चेहरों पर डर के साथ अपराध बोध भी साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने अतीत में झाओ शाओलू के साथ कुछ बहुत बुरा किया हो। उसी समय धड़ाम, क्लासरूम का दरवाजा जोर से हिल उठा। फिर एक और भयानक टक्कर, और फिर तीसरी। अब साफ था दरवाजे के बाहर जो भी था वह अंदर आने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था। मैंने तुरंत अपने पांगू के दिव्य कुल्हाड़े को मजबूती से पकड़ लिया। मेरी नजरें दरवाजे पर टिकी थीं, चाहे बाहर झाओ शाओलू हो या कोई और राक्षस। अगर उसने मुझ पर या श्यावानरों पर हमला किया तो मैं बिना एक पल सोचे उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। उसी समय क्लास के कोने में दुबकी हुई गांव श्याओली कांपते हुए बोली, दरवाजा खोलो प्लीज। लेकिन बाहर से फिर वही डरावनी हंसी सुनाई दी। मेरी प्यारी सहेलियों, पहले तो तुम लोग मेरे साथ खेलना बहुत पसंद करती थीं, अब दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? उसकी आवाज में अजीब सी सनक और पागलपन था। अगले ही पल धड़ाम, क्लासरूम का दरवाजा एक ही झटके में टूटकर उड़ गया। दरवाजे पर जो आकृति दिखाई दी उसे देखकर सभी छात्रों की चीख निकल गई। वह अब इंसान नहीं रही थी। झाओ शाओलू एक विशाल मकड़ी जैसे राक्षस में बदल चुकी थी। उसके 8 लंबे पैर थे, पूरा शरीर कई गुना बड़ा हो चुका था। वह अकेली ही क्लासरूम का आधा हिस्सा घेर रही थी। गांव शाओली डर के मारे उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। रोते हुए बोली, शाओलू मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया वह गलती थी। लेकिन झाओ शाओलू की आंखों में केवल नफरत थी। वह पागलों की तरह हंसने लगी। माफ कर दूं? जब तुम लोग मुझे रोज रोज सताती थीं, तब क्या कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा? उसकी आवाज में वर्षों का दर्द और बदला साफ झलक रहा था। उसी समय उसकी एक पुरानी रूममेट धीरे धीरे दरवाजे की तरफ भागने लगी, लेकिन झाओ शाओलू की नजर उस पर पड़ चुकी थी। उसने अपना हाथ हल्का सा हिलाया, धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। यह देखकर मेरी आंखें सिकुड़ गईं। मैंने मन ही मन सोचा, यह सिर्फ मकड़ी की शक्ति नहीं, इसके पास मानसिक शक्ति, टेलीकिनेसिस भी है। लगता है यह पहले स्तर की चरम सीमा के काफी करीब पहुंच चुकी है। अगले ही पल झाओ शाओलू बिजली की गति से उस भागती हुई लड़की के सामने पहुंची। उसके तेज पंजे हवा में चमके। छन्न, एक ही बार में लड़की का शरीर 2 हिस्सों में बंट गया। झाओ शाओलू ने उसके शरीर का आधा हिस्सा उठाया और सबके सामने उसे खाना शुरू कर दिया। पूरा क्लासरूम चीखने
चीखों से गूंज उठा। कई छात्रों ने वहीं उल्टी कर दी। डर से किसी के पैर तक नहीं हिल रहे थे। यह खौफनाक दृश्य देखकर पूरी क्लास दहशत में डूब गई। लेकिन तभी गांव श्याओली ने न जाने कहां से हिम्मत जुटाई। उसने जमीन पर पड़ा एक टूटा हुआ मेज का पाया उठाया और पूरी ताकत से झाओ श्याओलू पर हमला कर दिया। धड़ाम! लकड़ी का डंडा उसके पैर से टकराया, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसने लोहे पर वार किया हो। डंडा टूटकर जमीन पर गिर गया, जबकि झाओ श्याओलू को जरा सी भी चोट नहीं लगी। वह धीरे धीरे मुड़ी और गांव श्याओली की तरफ देखकर डरावनी मुस्कान हंसी। अगले ही पल उसने अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल किया। गांव श्याओली का शरीर अचानक हवा में उठ गया। वह पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करती रही, लेकिन उसका शरीर जैसे किसी अदृश्य हाथ ने जकड़ लिया था। झाओ श्याओलू हंसते हुए बोली, इतनी जल्दी क्या है, अब तुम्हारी बारी है। वह धीरे धीरे गांव श्याओली को अपने मुंह के पास ले गई। फिर उसने एक ही काट में उसके कंधे का बड़ा हिस्सा नोच लिया। पूरे क्लासरूम में उसकी दर्दनाक चीख गूंज उठी। कुछ ही सेकंड में गांव श्याओली का आधा शरीर खून से लथपथ हो चुका था। अपना बदला लेने के बाद भी झाओ श्याओलू रुकी नहीं। उसकी नजर धीरे धीरे मेरी और श्या वानरों की तरफ घूम गई। उसने अपनी लंबी जीभ से होंठों पर लगा खून चाटा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों बाकी सबसे ज्यादा स्वादिष्ट लग रहे हो। मैंने तुरंत अपने हाथ में कायतियन कुल्हाड़ा कसकर पकड़ लिया। अगर वह हम पर हमला करती तो मैं बिना झिझक उसे यहीं खत्म कर देता, लेकिन झाओ श्याओलू ने मेरी चेतावनी की परवाह नहीं की। उसकी उंगलियों से लंबे नुकीले पंजे निकल आए। अगले ही पल उसने हवा को चीरते हुए मुझ पर हमला कर दिया। मैंने जोर से दहाड़ लगाई और पूरी ताकत से अपना कायतियन कुल्हाड़ा घुमा दिया। टन! मेरे कुल्हाड़े और उसके पंजों की टक्कर से चारों तरफ चिंगारियां उड़ने लगी। भयानक टक्कर से झाओ श्याओलू कई कदम पीछे जा गिरी। उसने अपने घायल पंजों की ओर देखा। पहली बार उसकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इंसान उसकी ताकत का सामना कर सकता है। और तभी उसके चेहरे पर गुस्से की जगह पागलपन छा गया। वह आसमान की ओर देखकर जोर से चीखी, जिसने मुझे चोट पहुंचाई उसे मैं कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। झाओ श्याओलू की आंखें पूरी तरह पागलपन से भर चुकी थीं। अचानक उसने अपना विशाल मुंह पूरी तरह खोल दिया। उसके गले के भीतर काली गहराई दिखाई दे रही थी। अगले ही पल उसके मुंह से मोटे सफेद मकड़ी के जाले तेजी से बाहर निकलने लगे। हर जाले पर हरे रंग का चिपचिपा जहरीला और संक्षारक द्रव लगा हुआ था। कुछ ही सेकंड में उन जालों ने पूरे क्लासरूम को ढक लिया। चारों तरफ एक विशाल जाल फैल चुका था। इतनी छोटी जगह में उससे बचकर निकलना लगभग असंभव था, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं घबराया। यही मौका था अपनी नई जागृत शक्ति की असली ताकत पर रखने का। मैंने गहरी सांस ली। मेरे शरीर से सुनहरी आभा निकलने लगी। वह दिव्य ऊर्जा धीरे धीरे मेरे कायतियन कुल्हाड़े में समाने लगी। मैंने कुल्हाड़े को दोनों हाथों से ऊपर उठाया। उसी क्षण पूरी इमारत जोर से कांप उठी। फर्श हिलने लगा। दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। चारों तरफ की खिड़कियों के शीशे एक एक करके टूट गए। जैसे ही मकड़ी का विशाल जाल मुझे घेरने वाला था, मैंने पूरी ताकत से अपना कुल्हाड़ा नीचे की ओर चला दिया। धाम! उस वार से निकली दिव्य शक्ति ने पूरे जाल को बीच से चीर दिया। इतने मोटे और मजबूत जाले भी उस प्रहार के सामने टिक नहीं पाए। वे पल भर में टूटकर बिखर गए। लेकिन हमला यही नहीं रुका। कुल्हाड़े की वही शक्ति सीधे झाओ श्याओलू के शरीर तक पहुंच गई। अगले ही पल उसका शरीर कंधे से लेकर कमर तक दो हिस्सों में बढ़ गया। चारों तरफ खून की बौछार फैल गई। झाओ श्याओलू दर्द से चीख उठी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अगर वह यहीं रुकी तो उसकी मौत निश्चित है। मरने से पहले उसने अपनी बची हुई मानसिक शक्ति पूरी ताकत से छोड़ दी। एक अदृश्य मानसिक तरंग पूरे क्लासरूम में फैल गई। सामान्य छात्र तुरंत अपना सिर पकड़कर जमीन पर गिर पड़े। तेज दर्द से वे तड़पने लगे। मैं भी एक पल के लिए उस मानसिक हमले से प्रभावित हुआ। आखिरकार यह पहली बार था जब मैं किसी मानसिक शक्ति वाले दुश्मन का सामना कर रहा था। उसी समय झाओ श्याओलू द्वारा छोड़ी गई मानसिक तरंग बाहर मौजूद सभी राक्षसों तक पहुंच गई। अगले ही पल गलियारे से दर्जनों राक्षस गरजते हुए क्लासरूम की ओर दौड़ पड़े। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, मुझे मार डालना। जैसे ही बाहर के राक्षस मेरी ओर झपटे, श्यावानरों की आंखें ठंडी हो गईं। वह तुरंत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं किसी को भी श्याओजे को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। अगले ही पल उसने अपने हाथ में मौजूद छिंगलिंग तलवार को मजबूती से थाम लिया। तलवार पर नीली बिजली चमकने लगी। फिर उसने अपनी दिव्य शक्ति सक्रिय कर दी। विशाल दिव्य वज्र एक के बाद एक विशाल बिजली की धाराएं सांपों की तरह राक्षसों की ओर टूट पड़ी। हर तरफ गरज की आवाज गूंज उठी। बिजली गिरते ही कई राक्षस वहीं जलकर राख हो गए। लेकिन श्यावानरू यही नहीं रुकी। वह बिजली की गति से उनके बीच पहुंच गई। उसकी तलवार हर वार के साथ एक नई जान ले रही थी। उसके सामने वे भयानक राक्षस भी सब्जियों की तरह कटते जा रहे थे। कुछ ही क्षणों में पूरा गलियारा राक्षसों की लाशों से भर गया। अब वहां एक भी जीवित राक्षस नहीं बचा था। उधर गंभीर रूप से घायल झाओ श्याओलू ने न जाने कहां से आखिरी ताकत जुटाई। वह फिर से मेरी ओर झपड़ी। उसी समय मेरे शरीर से दो धाराएं रहस्यमयी काले और पीले दिव्य प्रकाश की बाहर निकली। यही मेरी दूसरी जन्मजात शक्ति थी। उस शक्ति ने झाओ श्याओलू के मानसिक नियंत्रण को पल भर में नष्ट कर दिया। मेरी चेतना पूरी तरह लौट आई, बल्कि पहले से भी अधिक स्पष्ट और शक्तिशाली हो गई। झाओ श्याओलू अविश्वास से मेरी ओर देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मानसिक शक्ति मेरे ऊपर लगभग बेअसर थी। मैं हल्का सा मुस्कुराया। बिना कुछ कहे मैंने अपनी सारी शक्ति कायतियन कुल्हाड़े में समाहित कर दी। अगले ही क्षण मैं बिजली की तरह उसकी ओर लपका। एक सुनहरी चमक हवा में लहराई। छन्न! पहले से दो हिस्सों में बंटी झाओ श्याओलू का बचा हुआ शरीर भी उसी वार में पूरी तरह चकनाचूर हो गया। उसका शरीर अनगिनत मांस के टुकड़ों और खून की बारिश में बदल गया। पूरा क्लासरूम फिर से खामोश हो गया। जो छात्र अभी तक जिंदा थे वे सब स्तब्ध होकर मुझे और श्यावानरों को देखते रह गए। उन्हें अब समझ आ चुका था कि इस प्रलय में अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें हमारे साथ ही रहना होगा। झाओ श्याओलू के मरते ही जहां उसका शरीर गिरा था वहां एक सफेद रंग का चमकता हुआ क्रिस्टल दिखाई दिया। उसे देखते ही मैं समझ गया यह एक निम्न स्तर का स्पिरिट क्रिस्टल लिंग जिंग था। ऐसे क्रिस्टल किसी जागृत व्यक्ति की शक्ति
शक्ति बढ़ाने के लिए बेहद कीमती होते हैं। उसी समय हवा में दो काली धुएं जैसी परछाइयां उभरने लगीं। वे झाओ शाओलू की मृत्यु से पैदा हुई गहरी घृणा और प्रतिशोध की भावना थी। एक कराहती हुई आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी, मैं तुम सबसे नफरत करती हूँ, तुम सब नरक में जाओ। इतना कहकर वे दोनों काली परछाइयां खिड़की से बाहर निकल गईं और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गईं। मैंने अपना कायतियन कुल्हाड़ा वापस समेट लिया और हल्की सांस छोड़ी। तभी श्याव वानरो घबराकर मेरे पास दौड़ी आई। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और चिंतित होकर बोली, श्यावजे, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? वह मेरे पूरे शरीर को ध्यान से देखने लगी। अभी कुछ देर पहले जब मैं मानसिक नियंत्रण में फंस गया था तब उसका दिल मानो गले तक आ गया था। मैं मुस्कुराया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वह आज भी पिछले जन्म की तरह मेरी सबसे बड़ी चिंता करती थी। मैंने उसे शांत किया और फिर जमीन पर पड़े उस सफेद क्रिस्टल को उठा लिया। क्रिस्टल के भीतर हल्की लाल चमक दिखाई दे रही थी। मैंने उसे अपनी हथेली में कसकर पकड़ लिया, फिर मन ही मन उसकी ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू किया। कुछ ही क्षणों में क्रिस्टल की सफेद रोशनी मेरे शरीर में समाने लगी। मेरे पूरे शरीर की हर कोशिका जैसे नई ऊर्जा से भर गई। एक जबरदस्त शक्ति मेरे अंदर उमड़ने लगी। मेरी आभा पहले से कहीं अधिक प्रबल हो गई। सिर्फ एक निम्न स्तर के स्प्लिट क्रिस्टल ने ही मेरी शक्ति को सीधे दूसरे स्तर के चरम सेकंड ऑर्डर पीक अवेकनर तक पहुंचा दिया। मेरी हुंदुन शुआन हुआंग बॉडी प्रतिभा की वजह से मैं सामान्य जागृत लोगों की तुलना में स्पिरिट क्रिस्टल से कहीं अधिक शक्ति प्राप्त कर सकता था। जहां दूसरे लोग एक क्रिस्टल से मुश्किल से दूसरे स्तर की शुरुआत तक पहुंचते, वहीं मैं सीधे दूसरे स्तर के शिखर पर पहुंच गया। चारों ओर बिखरे खून और राक्षसों की लाशों को देखकर श्यावानरो कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ते हुए पूछा, अब हम क्या करेंगे? उसकी आवाज में डर कम था, लेकिन भविष्य को लेकर चिंता जरूर थी। मैंने गंभीर स्वर में कहा, यह तो बस शुरुआत है। अब से दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। जागृत लोग जितने शक्तिशाली होंगे उतने ही राक्षसों के निशाने पर भी रहेंगे, और जैसे जैसे समय बीतेगा ये राक्षस इंसानों और एक दूसरे को खाकर लगातार विकसित होते रहेंगे। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें भी लगातार अपनी ताकत बढ़ानी होगी। मेरी बातें सुनकर श्यावानरो ने हल्के से सिर हिलाया। उसे ताकत बढ़ाने के तरीकों की ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उसे एक बात अच्छी तरह पता थी, जब तक वह जिंदा है वह मेरी रक्षा के लिए अपनी जान भी दे देगी। इसी बीच झाओ शाओलू के शव से फैलती खून की तेज गंध पूरे स्कूल में फैल चुकी थी। उच्च स्तर के राक्षस का मांस दूसरे राक्षसों के लिए भी बेहद आकर्षक भोजन था। कुछ ही देर में स्कूल के अलग अलग हिस्सों से अनेक राक्षस उसी दिशा में आने लगे। मैंने तुरंत श्यावानरो का हाथ पकड़ा। हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। तभी क्लास का अमीर लड़का हुआंग त्यान घबराकर मेरे सामने आ गया। वह जल्दी जल्दी बोला, चेन जे, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मेरे पिता गुआंगयाओ ग्रुप के डायरेक्टर हैं। तुम जितने पैसे मांगो मैं दूंगा। उसकी बात सुनकर मैं हल्का सा हंस पड़ा, फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, यह अब प्रलय का समय है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि अब पैसे की कोई कीमत बची है? हुआंग त्यान कुछ बोलने ही वाला था कि मैंने ठंडी नजर से उसकी ओर देखा। मेरी नजर पड़ते ही उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। अगले ही पल मैंने उसके कंधे पर हल्का सा धक्का दिया, लेकिन उस हल्के से धक्के में भी मेरी वर्तमान शक्ति शामिल थी। वह जमीन पर गिरा और फिर कभी उठ नहीं सका। क्लास में मौजूद बाकी छात्र यह दृश्य देखकर दहशत से पीछे हट गए। अब उन्हें साफ समझ आ चुका था, इस नए संसार में मेरे सामने उनकी जान एक चींटी से भी ज्यादा कीमती नहीं थी। हुआंग त्यान को खत्म करने के बाद मैं श्यावानरो को साथ लेकर क्लासरूम से बाहर निकल आया। हमारे पीछे खड़े बाकी छात्र घबराकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी ने कहा, अगर चेंजे चला गया तो हम कैसे बचेंगे? दूसरा तुरंत बोला, हमें उसके पीछे जाना होगा, सिर्फ वही हमें जिंदा रख सकता है। कुछ देर की चर्चा के बाद उन्होंने क्लासरूम से टूटे हुए मेज के पाए और झाड़ू के डंडे उठा लिए। फिर सभी सावधानी से हमारे पीछे चल पड़े। मुझे उनके पीछे आने का एहसास हो गया था, लेकिन मैंने उन्हें रोका नहीं। आखिर वे मेरे पुराने सहपाठी थे। जब तक वे मेरे लिए बोझ नहीं बनते मैं उन्हें साथ चलने दे सकता था। इसके अलावा इतने सारे लोगों की मौजूदगी से ज्यादा राक्षस हमारी तरफ आकर्षित होंगे, और मेरे लिए ज्यादा राक्षसों का मतलब था ज्यादा लड़ाइयां और तेजी से ताकत बढ़ाने का मौका। रास्ते में आने वाले कुछ राक्षसों को खत्म करने के बाद हम स्कूल की सुविधा दुकान कन्वीनियंस स्टोर तक पहुंच गए। मैंने बिना समय गंवाए अंदर मौजूद खाने पीने की सारी जरूरी चीजें अपने बैग में भरनी शुरू कर दी। बाकी छात्र भी सामान इकट्ठा करना चाहते थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे चुने हुए सामान को हाथ लगाए। वे सिर्फ वही चीजें उठा रहे थे जिन्हें मैं छोड़ रहा था। 2 बड़े बैग पूरी तरह भरने के बाद मैं बाहर निकल आया। उसी समय स्कूल का पूर्व खेल प्रतिनिधि लिन शिव जल्दी से मेरे पास आया। वह मुस्कुराकर बोला, भाई चेन, मेरा शरीर मजबूत है, ये बैग मुझे उठाने दीजिए। आप और भाभी आराम से चलिए। वह बहुत विनम्र होकर मेरी तरफ देख रहा था। मैंने कुछ पल उसे देखा, फिर दोनों बैग उसके हाथ में दे दिए, लेकिन मन ही मन एक फैसला भी कर लिया, अगर उसने जरा सी भी बेईमानी की तो मैं बिना झिझक उसी समय उसे खत्म कर दूंगा। जैसे ही मैं सुविधा स्टोर से बाहर निकला मुझे लोगों की एक भीड़ ने घेर लिया। मैंने ध्यान से देखा तो सामने आने वाला व्यक्ति कक्षा 6 का क्लास मॉनिटर झाऊ था। ये झाऊ पहले से ही अपनी दबंगई के लिए जाना जाता था और स्कूल में एक कुख्यात गुंडे के रूप में प्रसिद्ध था। कुछ ही समय पहले झाऊ ने सफलतापूर्वक अपनी प्रतिभा जागृत की थी, जिससे उसने कक्षा 6 के कई लोगों को मुसीबत से निकलने में मदद की थी, और साथ ही कक्षा 6 के जीवित बचे छात्रों को अपने गुर्गों के रूप में इकट्ठा कर लिया था। इस समय लिन शिव भोजन के 2 बड़े थैले घसीटते हुए मेरी तरफ मुड़ा और देखने लगा। मेरे निर्देश के बिना उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह इस तरह राशन सामने वाले को सौंप दे। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। मुझे आमतौर पर झाऊ जैसे बड़े होकर छोटों को सताने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। झाऊ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी दोनों मुट्ठियां भींच लीं और तुरंत ही उसकी पीठ के पीछे 2 विशाल पंख निकल आए, जिन पर सफेद रंग के धब्बे दिखाई दे रहे थे। ऐसा लगता है कि इस झाऊ ने प्रलय आने से पहले एक लेडीबग निगल लिया होगा।
तभी उसमें ऐसा बदलाव आया है। झाहू की पीठ के पंख अचानक फड़फड़ाए और वह पूरा का पूरा एक उल्का पिंड की तरह मेरी तरफ झपटा। मैंने अपना हाथ धीरे से हिलाया और तुरंत ही कायतियान कुल्हाड़ी मेरे हाथ में आ गई, जिसके चारों ओर एक भव्य रहस्यमयी ऊर्जा चक्कर काट रही थी। झाहू ने जोर से चिल्लाते हुए गर्व से कहा और उसी समय उसके शरीर की मांसपेशियां हिलने डुलने लगीं, धीरे धीरे सिकुड़कर और अधिक शक्तिशाली दिखने लगीं। मैं झाहू को टकटकी लगाए देखता रहा और बिना किसी घबराहट के हाथ में कायतियान कुल्हाड़ी को मजबूती से थाम लिया। एक ठंडी रोशनी चमकी और सीधे झाहू के चेहरे पर वार किया। कायतियान कुल्हाड़ी झाहू के लोहे जैसे हाथों पर जा लगी। ताकत को सहन न कर पाने के कारण झाहू पीछे हट गया और खुद को शांत दिखाने के लिए सीधा खड़ा हो गया। झाहू के गुर्गे जोर जोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि झाहू ने कितना भारी दबाव झेला है। अभी तो यह सिर्फ पहली भिड़ंत थी। झाहू को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका लोहे का घूंसा किसी विशाल पर्वत से टकरा गया हो, जिसे हिलाया नहीं जा सकता। झाहू मेरी कायतियान कुल्हाड़ी के वार से पीछे हट गया था और उसके दोनों हाथ कांप रहे थे। वह अब हार मानना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अगर उसने अभी हार मान ली तो भविष्य में वह अपनी धौंस नहीं जमा पाएगा। झाहू का चेहरा तंग हो गया और वह जोर से दहाड़ा। दिखने में वह पूरी ताकत में लग रहा था, लेकिन वास्तव में वह खुद को हिम्मत दे रहा था। उसके काले लोहे जैसे दोनों घूंसे एक बार फिर मेरी तरफ बढ़े। इससे पहले कि मैं वार करता, शिया वानरू एक तरफ से निकलकर आ गई। उसका पूरा शरीर शल्कों से ढका हुआ था और उसके हाथ की लंबी तलवार में बिजली चमक रही थी। लंबी तलवार सीधे झाहू की तरफ तनी हुई थी। झाहू ने एक विशाल ऊर्जा को अपनी ओर आते हुए महसूस किया। वह डर से पसीने पसीने हो गया और केवल अपने हाथों को सामने रखकर जैसे तैसे अपना बचाव कर सका। शिया वानरू की लंबी तलवार झाहू के सख्त हाथों पर लगी। इस बार का हमला बेहद सटीक और तेज था और इसमें बिजली भी शामिल थी, जिसने सीधे झाहू के दोनों हाथों को जलाकर लाल कर दिया। झाहू के गुर्गे बीच बचाव करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन शिया वानरू ने उन्हें सिर्फ एक तिरछी नजर से देखा और वे गुर्गे डर कर झाहू के पीछे छिप गए। मैं शिया वानरू के आगे आकर खड़ा हो गया। मैं वास्तव में अपनी प्रतिभा का परीक्षण करना चाहता था कि दूसरी श्रेणी के शिखर पर अपग्रेड होने के बाद इसकी मार्क क्षमता कितनी बढ़ गई है। शिया वानरू ने चिंता से आवाज दी। जब उसने मुझे इतनी दृढ़ता से आगे खड़े देखा तो उसने और कुछ नहीं कहा। वह मेरी रक्षा करने के लिए तैयार थी, लेकिन मैं जो कुछ भी करना चाहता था वह निश्चित रूप से उसमें दखल नहीं देती। चूंकि मैं अकेले सामना करना चाहता था, इसीलिए वह पीछे खड़ी होकर ध्यान से देखने लगी। 2 बार पीछे धकेले जाने के बाद भी झाहू का आत्मविश्वास कम नहीं हुआ था। उसकी पीठ के नरम पंख तेजी से फड़फड़ाए। झाहू ने अपनी गति को चरम सीमा तक बढ़ा दिया और एक धमाके के साथ मेरी तरफ बढ़ा। लेडी बग की प्रतिभा के सहारे उसका शरीर हीरे की तरह सख्त हो चुका था। झाहू को विश्वास नहीं था कि मेरी एक टूटी फूटी कुल्हाड़ी उसके बचाव को भेद पाएगी। जब तक मैं उसकी ढाल को नहीं तोड़ पाता, तब तक उसे मुझे मार गिराने का मौका मिल जाता। मैं जोर से चिल्लाया और अपने हाथ में कायतियान कुल्हाड़ी उठा ली। स्तर बढ़ने के साथ कायतियान कुल्हाड़ी द्वारा आकाश और पृथ्वी को चीरने वाले वार के बाद ऐसा लगा जैसे शरीर पर एक ऊर्जा का कवच आ गया हो और वास्तव में एक काल्पनिक ऊर्जा की परत दिखाई देने लगी। कायतियान कुल्हाड़ी ने बिना चूके तेज ऊर्जा तरंगों की एक श्रृंखला छोड़ी, जो लगातार चारों ओर फैलने लगी, जिससे हवा के झोंके और बवंडर उठने लगे। कुछ ही पलों के बाद झाहू की पीठ पर लगे सख्त पंख टुकड़ों टुकड़ों में टूटकर हवा में बिखर गए। झाहू का बचाव टूट चुका था। उसने विशेष रूप से रक्षात्मक प्रतिभा को चुना था, फिर भी वह मेरे एक वार को नहीं झेल सका। अपना इकलौता सहारा खोने के बाद झाहू का शरीर बेहद कमजोर हो गया। इसके तुरंत बाद कायतियान कुल्हाड़ी नीचे की ओर चली और सफलतापूर्वक झाहू की एक बांह को काट अलग कर दिया। खून पूरी जमीन पर बिखर गया। झाहू के गुर्गे उसके पीछे थे, कुछ उसका समर्थन कर रहे थे तो कुछ मेरे सामने घुटने टेकने के लिए तैयार थे। झाहू दर्द से अपने जख्म को दबाए हुए मुझसे भीख मांग रहा था। जीवित रहने के लिए वह अपना सारा सम्मान छोड़ने को तैयार था। मैं कायतियान कुल्हाड़ी लेकर कदम दर कदम झाहू की ओर बढ़ने लगा। झाहू को छोड़ना असंभव था। प्रलय के समय अपने लिए दुश्मन छोड़ना कोई अच्छी आदत नहीं है। जैसे जैसे मैं करीब आ रहा था, झाहू के चेहरे पर खौफ अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। झाहू जीवन और मृत्यु के फेर में था। मेरी कायतियान कुल्हाड़ी के कान नहीं थे जो उसकी सुनते। फिर एक हल्के से झटके के साथ झाहू का सिर धड़ से अलग कर दिया। झाहू के साथ आए वे गुर्गे हक्के बक्के रह गए और अविश्वास के साथ अपनी आंखों के सामने इस दृश्य को देखने लगे। जिस बॉस के भरोसे वे थे, उसे एक ही वार में मार दिया गया था। हालांकि वे केवल छात्र थे और झाहू के प्रति उनकी वफादारी वैसी नहीं थी जैसी सोची गई थी। इस इंसानों को खाने वाले प्रलय में किसके साथ रहना है, इससे क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए कुल 5-6 लोगों की टीम ने तुरंत मेरे सामने घुटने टेक दिए। इन छात्रों ने अपनी जान बचाने के लिए वह सारी चतुराई लगा दी जो वे आमतौर पर सीखते थे। मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर हिला दिया। मुझे परवाह नहीं थी कि ये लोग मेरे पीछे आते हैं या नहीं। जब तक वे पीछे आना चाहते थे, उन्हें आने दिया। अच्छा होगा कि वे मेरे लिए और अधिक राक्षसों को आकर्षित कर सकें। अगर बाद के चरणों में स्थिति स्थिर हो गई तो उनके साथ अपनी खुद की शक्ति का निर्माण करना कोई बुरा विचार नहीं था। एक चतुर छात्र ने मेरी प्रतिक्रिया देखकर बार बार धन्यवाद दिया
और फिर चुपचाप पुरानी कक्षा 3 के छात्रों के पीछे जाकर छिप गया। बाकी लोग भी उसके पीछे हो लिए। इस तरह मुझे 5-6 और गुर्गे मिल गए। झाऊ को मारने के बाद मैं उसकी लाश को पलटने के लिए आगे बढ़ा। जैसा कि उम्मीद थी, इस तरह के जागृत के शरीर में मिलने वाला आध्यात्मिक क्रिस्टल केवल निम्न श्रेणी का था, लेकिन मक्खी का मांस चाहे कितना भी छोटा हो, होता तो मांस ही है। मैंने आसानी से क्रिस्टल उठा लिया और अपने मन के विचार से उसे अपने शरीर के भीतर सूख लिया। दुर्भाग्य से इससे मिलने वाली ऊर्जा बहुत कम थी, यहाँ तक कि वह उसकी दूसरी श्रेणी के शिखर के स्तर को केवल थोड़ा सा ही हिला सकी। तुम जो नए आए हो, तुम्हें सुविधा स्टोर का सामान इकट्ठा करने के लिए 3 मिनट मिलते हैं। अगला लक्ष्य शहर का अस्पताल है। मैंने अपने पीछे सुविधा स्टोर की ओर इशारा करते हुए ठंडे स्वर में कहा, शहर का अस्पताल। अगर मुझे सही से याद है तो वहां शुरुआती चरणों का एक बॉस होगा। अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाने के लिए अभी भी लगातार मजबूत राक्षसों को चुनौती देनी होगी। जहां तक इस समूह की बात है, उन्हें साथ रखने से रास्ते में राक्षसों को आकर्षित करने में आसानी होगी। शुरुआती बॉस से निपटने के लिए चाहे जागृत प्रतिभा कितनी भी उच्च क्यों न हो, कम से कम तीसरी श्रेणी के आसपास की ताकत की आवश्यकता होती है। नए आए कुछ छात्रों ने माफी मांगी और तेजी से सुविधा स्टोर के अंदर दौड़ पड़े। भूखे भेड़ियों की तरह उन्होंने लूटपाट शुरू कर दी। 3 मिनट बाद मैं इस छोटे से समूह को लेकर शहर के अस्पताल की ओर चल पड़ा। इस समय आसमान में केवल एक लाल रंग का खूनी छांट लटका हुआ था, लेकिन रोशनी इतनी पर्याप्त थी कि इंसान बाहर का नजारा देख सके। राजमार्ग पहले से ही अस्त व्यस्त था। हर तरह की टूटी फूटी गाड़ियां रास्ते में फंसी हुई थीं। कभी कभार कुछ राक्षसों को इंसानों के पीछे भागते हुए देखा जा सकता था, लेकिन देखने पर वे सभी सामान्य राक्षस थे। मैंने कोई कदम नहीं उठाया। प्रलय में दूसरों के फटे में टांग अड़ाना कभी भी एक अच्छी आदत नहीं रही है। सड़क के किनारे गगनचुंबी इमारतों पर लगी स्क्रीनें चमक रही थीं और विकृत राक्षसों के आने की खबरें प्रसारित कर रही थीं। बहुत समय नहीं हुआ था जब इसने लॉन्ग गुओ के उच्च अधिकारियों को चौंका दिया था। उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए राक्षसों पर शोध शुरू कर दिया और जनता को सतर्क रहने की चेतावनी दी। लेकिन दुर्भाग्य से मैं जानता था कि जब तक विकृत राक्षसों को रोकने का तरीका खोजा जाएगा, तब तक अधिकांश मानव जाति पहले ही मर चुकी होगी। लेकिन यह सब मेरी चिंता का विषय नहीं था। प्रलय के बाद के चरणों में जीवित रहना और अधिक कठिन होता जाएगा। केवल वही इंसान जीवित रहने के पात्र होंगे जो खुद को लगातार चरम सीमा तक ले जाएंगे, यहाँ तक कि वे इस विकृत उत्परिवर्तन का उपयोग करके पौराणिक अमरता भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं अपनी टीम को लेकर सड़कों पर शहर के अस्पताल की ओर बढ़ रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मुड़कर देखा तो एक धुएं से भरी छोटी कार के नीचे एक चश्मा पहने हुए युवा दबा हुआ था। इस व्यक्ति का चेहरा दर्द से विकृत और बेहद डरावना था। सभी को देखकर उसने पूरी ताकत से मदद के लिए गुहार लगाई। हमारी टीम के लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी की हिलने की हिम्मत नहीं हुई। अगर पुराना समय होता तो उनमें से कोई दयालु व्यक्ति मदद के लिए हाथ बढ़ा देता, लेकिन अब प्रलय का समय है। दयालुता उन्हें नहीं बचा सकती। मेरी बात मानने में ही जीवन की एकमात्र उम्मीद थी। हालांकि मैं केवल उदासीनता से उस व्यक्ति का नाटक देख रहा था। अचानक उस दर्द से तड़पते हुए व्यक्ति का चेहरा पूरी तरह बदल गया। वह हम सब पर दहाड़ने लगा और तुरंत ही उसका शरीर बदलने लगा। उसने देखा कि उसकी सामान्य आंखें तीखी होने लगीं और पूरी तरह लाल हो गईं। उसके सामान्य हाथों पर भी डरावने नीले हरे रंग के शल्क उगने लगे। उंगलियों से धीरे धीरे नुकीले पंजे बाहर आ गए और उसका सिर अंततः एक भयानक छिपकली के सिर में बदल गया। यह छिपकली की दिशा में बदला हुआ एक छिपकली राक्षस था। केवल उसकी आभा से अंदाजा लगाकर मुझे लगा कि यह पिछले झाऊ श्यालू से कहीं अधिक मजबूत था। छिपकली राक्षस ने लालच से सभी को देखा और एक डरावनी हंसी हंसी, जैसे कि अगले ही पल वह वहां मौजूद सभी लोगों को एक एक करके निगल जाएगा। सामान पीठ पर लादे हुए लिन शिव ने उत्सुकता से सवाल किया। मेरे साथ रहने के कारण वह इस तरह के दृश्यों को देखकर दूसरों की तुलना में कहीं अधिक शांत था। मेरा अनुमान था कि यह छिपकली राक्षस इंसानों की नकल करने में सक्षम होना चाहिए और उस रूप में बदल सकता है जिसमें वह बदलना चाहता है। यह प्रतिभा अगर घात लगाकर हमला करने में इस्तेमाल की जाए तो ठीक है, लेकिन आमने सामने की लड़ाई में उसे कोई फायदा नहीं मिलेगा। यह देखकर कि हम लोग अभी भी बिना किसी घबराहट के उसकी प्रतिभा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, छिपकली राक्षस को लगा जैसे उसे उकसाया गया हो। ये लोग उससे बिल्कुल नहीं डर रहे थे। उसे लगा कि उसकी दूसरी श्रेणी के शिखर के राक्षस होने की स्थिति का अपमान हुआ है। छिपकली राक्षस का चेहरा हिंसक हो गया। उसने अपने दाहिने हाथ के एक झटके से पास की गाड़ी को उड़ा दिया और फिर अपने नुकीले पंजों से जमीन को पकड़ते हुए बेहद तेज गति से हमारी ओर बढ़ा। उसने सबसे पहले कोमल त्वचा वाली शिया वानरू को चुना। ऐसी खूबसूरत महिला का स्वाद सबसे अच्छा होता। शिया वानरू ने महसूस किया कि छिपकली राक्षस उसकी तरफ आ रहा है। वह जोर से चिल्लाई। शिया वानरू ने अपने मिमिक कॉम्बैट स्पिरिट को बुलाया। कहते ही उसकी गहरे हरे रंग की पूंछ शिया वानरू की दिशा में तेजी से घूमी। इससे पहले कि छिपकली राक्षस का हमला शिया वानरू को छू पाता, बिजली चमकी और शिया वानरू अपनी जगह से गायब हो गई। छिपकली की विशाल पूंछ पास की एक जीप कार से टकराई और कार के तुरंत पर खच्चे उड़ गए। भले ही शिया वानरू ने अभी अभी अपनी अलौकिक शक्ति को जागृत किया था, लेकिन स्कूल में हुई मारकाट से गुजरने के बाद अब उसकी प्रतिक्रिया बहुत तेज हो चुकी थी। शिया वानरू ने अपनी लंबी तलवार आसमान की तरफ उठाई। उसकी आवाज बंद होते ही शिया वानरू द्वारा श्याओ यू पुकारी जाने वाली उसकी मिमिक कॉम्बैट स्पिरिट ने अपने पूरे शरीर को हिलाया
और बिजली की तरह चमकते हुए छिपकली राक्षस को कसकर जकड़ लिया। छिपकली राक्षस अपने दांत भींचकर लगातार अपने शरीर को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगा, लेकिन वह पहले ही दूसरी श्रेणी में पहुंच चुकी थी और A+ ग्रेड की मिमिक कॉम्बैट स्पिरिट थी। क्या उसे एक छोटा सा छिपकली राक्षस इतनी आसानी से छोड़ पाता? शियावानरू ने अपनी दैवीय गड़गड़ाहट प्रतिभा कौशल को सक्रिय किया। आसमान से घने वज्रपात नीचे गिरने लगे और मूल्यवान तलवार की धार से जुड़ गए। इसके बाद शियावानरू ने अपनी कलाई घुमाई और लंबी तलवार भयानक आकाशीय बिजली को समेटे हुए छिपकली राक्षस को मारने के लिए आगे बढ़ी। छिपकली राक्षस ने डर के मारे आंखें फाड़कर देखा कि उसके सामने बिजली आने वाली है। उसने इस जगह पर छिपकर रहने के दौरान कई जागृत लोगों का सामना किया था, लेकिन उन सभी को उसने आसानी से संभाल लिया और निगल गया था। पर वह कभी शियावानरू जैसी विकृत लड़की से नहीं मिला था जो आकाशीय बिजली को बुला सके। शियावानरू ने आसमान से छिपकली राक्षस के डरे हुए चेहरे को देखा और उसके होठों पर एक मुस्कान तैर गई। यह सब चेंजी भाई की बदौलत था, जिन्होंने प्रलय आने से पहले उसे झू ये किंग खिलाया था। इसके तुरंत बाद लंबी तलवार छिपकली राक्षस के शरीर पर भारी दबाव के साथ लगी। लंबी तलवार और छिपकली राक्षस के बीच से एक तीव्र सफेद रोशनी निकली। कुछ पलों के बाद सफेद रोशनी गायब हो गई। शियावानरू ने तलवार को मजबूती से थामे रखा और सीधे आगे देखती रही। छिपकली राक्षस झुककर भारी सांसें ले रहा था। शियावानरू के इस वार को खाने के बाद उसके शल्कों से खून की बूंदें टपक रही थीं। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर के सारे शल्क जिंदा ही उखाड़ दिए जाएंगे। सौभाग्य से उसके पास जागृत प्रतिभा रेड रॉक लिजार्ड आर्मर थी। रेड रॉक लिजार्ड आर्मर कम समय में शल्कों की रक्षात्मक क्षमता को बड़े पैमाने पर बढ़ा सकता था। साथ ही इस स्थान पर इंसानों को खाकर छिपकली राक्षस पहले ही दूसरी श्रेणी के शिखर पर पहुंच चुका था। उसे मारना इतना आसान कहां था। छिपकली राक्षस पागलपन की स्थिति में आ गया। उसके चेहरे की मांसपेशियां बेहद भयानक हो गईं। एक गहरे काले रंग की शिकायत उसके शरीर के चारों ओर मंडराने लगी। इस पागलपन के कारण उसके शरीर की मांसपेशियां भी सूजकर बड़ी होने लगीं। कुछ ही सेकंड में छिपकली राक्षस पहले से एक घेरा बड़ा हो गया। उसकी खून जैसी लाल आंखें शियावानरू को देख रही थीं, जो पूरी तरह नफरत से भरी थीं। छोटे गुर्गे को शियावानरू पर पूरा भरोसा था, लेकिन केवल मैंने देखा कि पिछले वार के बाद शियावानरू के पास अब ज्यादा ताकत नहीं बची थी। उसके पास अभी भी युद्ध के अनुभव की बहुत कमी थी। उसने एक ही बार में अपना सबसे मजबूत घातक वार इस्तेमाल कर लिया था। उसे लगा था कि एक ही वार में काम तमाम हो जाएगा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि सामने वाले का स्तर उससे कुछ दर्जे ऊपर था और उसके पास रक्षात्मक प्रतिभा भी थी। इस हमले से न केवल सामने वाला मरा, बल्कि उसने खुद को एक निष्क्रिय स्थिति में डाल लिया था। छिपकली राक्षस के पास गजब की रिकवरी क्षमता थी। केवल एक छोटी सी सांस लेने के बाद उसकी शारीरिक ताकत आधी वापस आ गई थी। शियावानरू ने भी हार नहीं मानी और अपनी अलौकिक शक्ति बादलों को पलटना और बारिश लाना को फिर से सक्रिय किया। उसके पैरों के नीचे सफेद बादलों का एक झुंड पैदा हुआ, जिसने उसे सीधे ऊपर उठा दिया और वह बेहद तेज गति से छिपकली राक्षस की तरफ झपटी। इस बार का हमला पिछले हमले की तुलना में काफी कमजोर था। छिपकली राक्षस ने ठंडी सांस ली और अपने दोनों पैरों से बेहद तेज गति से छलांग लगाई। केवल एक पल में वह शियावानरू के सामने आ गया। शियावानरू ने देखा कि नुकीले पंजे उसे पकड़ने ही वाले हैं, इसलिए उसे अपनी तलवार को आड़ा रखकर बचाव करना पड़ा। शियावानरू को जोर से पीछे धकेल दिया गया। उसके पैर जमीन पर काफी दूर तक घिसटते चले गए और वह बमुश्किल रुक सकी। यह देखकर कि शियावानरू छिपकली राक्षस को रोकने में असमर्थ है, वह उत्साह से चिल्लाते हुए शियावानरू की तरफ बढ़ा। मेरी भारी आवाज गूंजी और उसी समय कायतियान कुल्हाड़ी बाहर निकली, जो सीधे छिपकली राक्षस के आगे बढ़ने के रास्ते पर जा लगी। असल में मैं लगातार लड़ाई देख रहा था और शियावानरू को व्यावहारिक युद्ध का एक मौका देना चाहता था, लेकिन अब जब शियावानरू कमजोर पड़ रही थी तो मुझे कदम उठाना ही पड़ा। छिपकली राक्षस गुस्से में दहाड़ा। उसने देखा कि मेरे शरीर से कोई बहुत मजबूत ऊर्जा तरंगें नहीं निकल रही थीं, इसलिए उसने मुझे सीधे एक साधारण जागृत व्यक्ति समझ लिया। मैंने धीरे से उत्तर दिया और फिर रहस्यमयी पीले काले रंग की आभा की लहरें उठीं, जिसने मेरे शरीर को चारों ओर से घेर लिया और मेरी आभा भी लगातार ऊपर चढ़ने लगी। छिपकली राक्षस ने महसूस किया कि मेरी आभा उसके बराबर थी, जिससे उसका दिल दहल गया। मैंने कायतियान कुल्हाड़ी थामी और बेहद तेज गति से छिपकली राक्षस के करीब पहुंच गया। बिना कुछ कहे एक ही कुल्हाड़ी से सीधे उसके सिर पर वार किया। एक शक्तिशाली ऊर्जा तरंग ने छिपकली राक्षस पर ऐसा दबाव डाला कि वह हिल भी नहीं सका। छिपकली राक्षस के दहाड़ने के साथ ही उसने फिर से अपनी रक्षात्मक प्रतिभा रेड रॉक लिजार्ड आर्मर को सक्रिय किया, लेकिन दुर्भाग्य से मेरी कुल्हाड़ी एस ग्रेड की थी और मेरा स्तर भी दूसरी श्रेणी के शिखर पर था। इस कुल्हाड़ी की ताकत शियावानरू के बिजली वाले वार से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। कुल्हाड़ी तेजी से नीचे आई। हर 1 इंच नीचे गिरने पर छिपकली राक्षस को मौत का भारी खतरा महसूस हो रहा था। जब तक कायतियान कुल्हाड़ी ने वास्तव में उसके शरीर को छुआ, उसे तुरंत महसूस हुआ कि उसके शरीर की हर एक कोशिका इस कायतियान कुल्हाड़ी की शक्ति से कुचलकर टूटने वाली है। भले ही उसके शरीर के शल्क सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे, लेकिन वे केवल थोड़ी देर के लिए ही टिक सके। धारदार कायतियान कुल्हाड़ी ने पल भर में छिपकली राक्षस के शरीर को चीर दिया। छिपकली राक्षस दर्द से चिल्लाया और तुरंत ही मेरे द्वारा 2 हिस्सों में बांट दिया गया। इसके तुरंत बाद छिपकली राक्षस की लाश से एक बैंगनी रंग का प्रकाशपुंज बाहर निकला। इस तरह के प्रकाशपुंज को मैं जानता था। यह मिमिक कॉम्बैट स्पिरिट को अपग्रेड करने वाली मूल्यवान चीज थी। मैंने सामने मौजूद बैंगनी प्रकाशपुंज की तरफ धीरे से उंगली उठाई। मेरे शरीर से एक रहस्यमयी आभा निकलकर बाहर गई। होंगमेंग किंग झुओक्युई,
ने बैंगनी प्रकाशपुंज को देखने के बाद उत्साह से उसकी ओर दौड़ लगाई और एक सरसराहट के साथ बैंगनी प्रकाशपुंज को लपेट लिया। कुछ ही देर में वह प्रकाशपुंज पूरी तरह गायब हो गया और होंगमिंग किंगजुओ क्यूई द्वारा पूरी तरह निगल लिया गया। निगलने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद होंगमिंग किंगजुओ क्यूई की आभा और अधिक मजबूत हो गई और उस ऊर्जा का कुछ हिस्सा उसके शरीर से मुझे वापस मिला। और इससे भी अजीब बात यह थी कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे शरीर में एक और चीज जुड़ गई है। मैंने अपनी हथेली को भींचा और मन में विचार किया। अचानक मेरे शरीर पर शल्कों की एक छोटी परत उग आई और उस पर हल्की पीली रोशनी चमक रही थी। यह छिपकली राक्षस की रक्षात्मक प्रतिभा थी। मैं मन ही मन हैरान रह गया। यह होंगमिंग किंगजुओ क्यूई न केवल ऊर्जा वापस दे सकती थी बल्कि सामने वाले की प्रतिभा भी मुझे ट्रांसफर कर सकती थी। नई प्रतिभा प्राप्त करने के बाद मैं मन ही मन बेहद खुश हुआ। हर व्यक्ति आमतौर पर केवल जागृति के समय की ही प्रतिभा रख सकता है, लेकिन मेरी मिमिक बैक कॉम्बैट स्पिरिट उसके लिए नई प्रतिभाएं हासिल कर सकती थी। तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि भविष्य में लड़ाई के दौरान मेरे पास एक और हथियार आ गया था? इन छात्रों को जैसे ही मौका मिला उन्होंने मेरी तारीफ करना शुरू कर दिया। अब वे स्थिति को अच्छी तरह समझ चुके थे कि हर तरफ इंसानों को खाने वाले राक्षस थे और साथ ही थोड़ी सी भी लापरवाही होने पर उन्हें अन्य जागृत लोगों द्वारा सीधे कुचला जा सकता था। उनके जीवित रहने की एकमात्र उम्मीद मैं ही था। वास्तव में प्रलय के समय इंसान अगर कुछ राक्षसों के शरीर का हिस्सा खा लें तो उन्हें कुछ फायदे मिल सकते हैं और उनका शरीर आम लोगों से थोड़ा मजबूत हो सकता है। लेकिन मुझे इन राक्षसों से घृणा थी और मेरा इसे इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं था। लिन शू सबसे आगे रहा। उसने न जाने कहां से एक छोटा चाकू निकाला और उत्साह से छिपकली राक्षस के सामने दौड़ पड़ा और छिपकली राक्षस के शरीर के टुकड़े करने लगा। यहां तक कि उस भयानक छिपकली राक्षस के सामने भी उसने कोई खास डर नहीं दिखाया। कुछ ही मिनटों में उसने छिपकली राक्षस का पूरा विच्छेदन कर दिया और अलग अलग मांस को श्रेणियों में बांट दिया। इस समय धीरे धीरे शाम होने लगी थी और चारों ओर की रोशनी कम होने लगी थी। मैंने ऐसे ही एक होटल ढूंढा और उसके अंदर मौजूद कुछ सामान्य राक्षसों को साफ करके रहने लायक बना लिया। मैं दूसरी मंजिल पर रहा। बाकी छात्र अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए दूसरी मंजिल के गलियारे के बाहर फर्श पर लेटना पसंद कर रहे थे, लेकिन किसी और मंजिल पर जाने को तैयार नहीं थे। जैसे ही मैं कमरे के अंदर गया मुझे खिड़की के बाहर से हथियारों की आवाज सुनाई दी। खिड़की का पर्दा हटाकर दूर देखने पर एक सशस्त्र टीम मशीन गन से लगातार उन राक्षसों पर गोलियां बरसा रही थी जो उनकी तरफ बढ़ रहे थे। सशस्त्र टीम गोलीबारी करते हुए पीछे हट रही थी और इसी होटल की तरफ आ रही थी। ये लोग गोलीबारी के बीच चिल्ला रहे थे और साथ ही उस होटल की तरफ पीछे हट रहे थे जहां मैं था। मैंने कमरे के अंदर से इन लोगों को देखकर अपनी भौहें सिकोड़ी। ये लोग इन विकृत राक्षसों को मेरी दिशा में खींच कर ला रहे थे, जिससे मेरे लिए काफी परेशानी खड़ी हो सकती थी। सामने वाली टीम के नेता, जो कि एक बड़े कद काठी का आदमी था, उसने 2 हैंड ग्रेनेड निकाले, अपने मुंह से उसकी पिन को खींचा और एक झटके से हथगोले को राक्षसों के झुंड में फेंक दिया। हथगोले से एक बड़ा धमाका हुआ और इसी धमाके की आवाज के कारण जो राक्षस पागलों की तरह हमला कर रहे थे वे एक पल के लिए ठिठक गए। इस छोटे से समय का फायदा उठाकर इस 8 लोगों की टीम ने होटल का दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर घुस आए। कुछ लोगों ने होटल की 2 खिड़कियों पर मशीन गन टिका दी और राक्षसों के झुंड पर लगातार गोलियां बरसाना जारी रखा। कई छात्र उत्सुकता के कारण दूसरी मंजिल से अपना सिर निकालकर देखने लगे। बंदूक वाली टीम के एक स्कारफेस ने तुरंत मेरे छात्रों को देख लिया। कुछ छात्र तेजी से पीछे से उड़ गए, लेकिन वे पहले ही देखे जा चुके थे। ओल्ड 8, दूसरी मंजिल पर जाकर देखो। घेराबंदी करने वाले नेता ने पास खड़े एक नाटे मोटे आदमी की पीठ थपथपाई, जबकि वह खुद राक्षसों को रोकना जारी रख रहा था। उस ओल्ड 8 नाम के नाटे मोटे आदमी ने निर्देश पाते ही अपने हाथ में सब मशीन गन उठाई और दूसरी मंजिल की तरफ दौड़ा। जैसे ही वह दूसरी मंजिल पर पहुंचा, उसने तुरंत मेरे कमरे के दरवाजे के पास इकट्ठा हुए छात्रों को देख लिया। वहां कुछ सुंदर छात्राओं को देखकर उसके मन में तुरंत हवस जाग उठी। अभी भी इतने सारे छात्र बचे हैं, यह तो हम भाइयों के खेलने के लिए काफी अच्छे हैं। उस नाटे मोटे आदमी ने अपने होंठ चाटे और बंदूक तानकर उन छात्रों पर निशाना साधा। इन छात्रों ने असली बंदूक कहां देखी थी, वे सभी डरकर मेरे कमरे के दरवाजे की तरफ पीछे हटने लगे। नाटे मोटे आदमी ने उत्सुकता से मेरे कमरे के दरवाजे को देखा। ये सभी छात्र इसी कमरे को घेरे हुए थे। उसने अनुमान लगाया कि इसके अंदर शायद और भी अधिक स्वादिष्ट किरदार हो सकता है। नाटे मोटे आदमी ने बंदूक दिखाकर कुछ छात्रों को भगा दिया। उसने अपने पैर से दरवाजे पर कई जोरदार लातें मारी। कोई जवाब न मिलने पर उसने बंदूक से दरवाजे के हैंडल पर 2 गोलियां चलाईं और फिर एक जोरदार धक्का देकर कमरे के दरवाजे को जबरन खोल दिया। दरवाजा खुलते ही उसने देखा कि मैं शिया वानरू को अपनी बाहों में लिए उसके सामने खड़ा था। शिया वानरू गोरी और बेहद खूबसूरत थी। नाटा मोटा आदमी तुरंत शिया वानरू की तरफ पूरी तरह आकर्षित हो गया। उसने बड़े उत्साह से अपनी बंदूक मेरी तरफ तान दी। उसकी नजरों में मैं भी बस एक निहत्था छात्र था, जिसे थोड़ा सा डराने पर शायद पैंट गीली हो जाती। मुझे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत इस बात से है कि कोई मेरी तरफ बंदूक ताने। मैंने गुस्से से उस नाटे मोटे आदमी को देखा। पिछली जिंदगी में मुझ पर बंदूक तानकर मुझसे जबरन कई काम करवाए गए थे। उसके इस तरीके ने मुझे बेहद असहज कर दिया था। तुम पर बंदूक तानी तो क्या हुआ,
मैंने तुमसे उस लड़की को छोड़ने के लिए कहा है, क्या तुम बहरे हो? अब से यह मेरी है। नाट्य मोटे आदमी ने उपहास उड़ाते हुए कहा। उसे लगा कि बंदूक होने से वही राजा है। मैंने शियावानरू के कान में धीरे से एक बात कही और फिर अपना हाथ हटा लिया, जिससे पहले मैंने शियावानरू को थामा हुआ था। मुझे शियावानरू को छोड़ते हुए देखकर नाटा मोटा आदमी बेहद उत्साहित हुआ। शियावानरू का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। उसने इस नाटे मोटे आदमी की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसके शरीर पर फिर से शल्क उभर आए और उसके शरीर से बिजली की लहरें निकलने लगीं। फिर वह बिजली की एक किरण बनकर आगे झपटी। मैंने उसे जो काम सौंपा था वह था सामने वाले इस आदमी को मारना। बिजली चमकी और इससे पहले कि नाटा मोटा आदमी कुछ समझ पाता, उसे अपने गले में कुछ अजीब महसूस हुआ। एक धमाके के साथ वह नाटा मोटा आदमी सीधे जमीन पर गिर पड़ा और फिर कभी नहीं उठा। हालांकि शियावानरू यहीं नहीं रुकी। उसने बिजली की 2 किरणों से उस नाटे मोटे आदमी के शरीर को ऊपर उठाया और फिर दूसरी मंजिल की खिड़की की तरफ बढ़ी। जो 7 लोग पहली मंजिल पर राक्षसों का मुकाबला कर रहे थे, वे शियावानरू के रूप को देखकर दंग रह गए। लेकिन अगले ही पल ओल्ड 8 का कटा सिर देखकर वे गुस्से से पागल हो गए। टीम के कप्तान ने जोर से दहाड़ लगाई। उसकी आंखों से मानो आग निकल रही थी और साथ ही उसकी बंदूक का मुहाना शियावानरू की तरफ तन गया। इसके बाद उसने एक बड़े हाथ के झटके से ओल्ड 8 की लाश को टीम के कप्तान के सामने फेंक दिया। अपने भाई की लाश को देखकर टीम का कप्तान गुस्से से कांपने लगा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रिगर दबा दिया। बैंग 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 की सहम्बट की आवाज के साथ गोलियों की बौछार शियावानरू की दिशा में बढ़ी। लेकिन दुर्भाग्य से ये सामान्य हथियार शियावानरू की नजरों में बेहद कमजोर थे। उसने बस अपने शरीर को थोड़ा सा घुमाया और आसानी से उन सभी गोलियों को एक एक करके चकमा दे दिया। लेकिन यह बड़ा भाई इस समय इतने गुस्से में था कि वह कुछ भी सुनने की स्थिति में नहीं था। उसके हाथ की बंदूक लगातार गोलियां उगल रही थी। शियावानरू की साफ और तेज आवाज होटल की पहली मंजिल पर गूंजी, जो मानो इस टीम के कप्तान के लिए मौत का फरमान सुनाने जैसी थी। इसके बाद उसके हाथ की साफ लंबी तलवार चमकी और अगले ही पल टीम के कप्तान के शरीर पर बिजली गिरी। टीम का कप्तान चीखा और तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर पड़े पड़े वह कुछ बार छटपटाया और कुछ ही देर में उसकी जान निकल गई। इसके बाद उसके गुर्गों की बारी थी। एक एक करके शियावानरू ने उन सभी की जान ले ली। पुरानी शियावानरू इतनी क्रूर नहीं थी, लेकिन मेरे द्वारा शब्दों और कर्मों से दी गई सीख के बाद वह इतनी जल्दी समझदार हो चुकी थी। प्रलय के समय दुश्मन पर दया करना खुद पर सबसे बड़ी क्रूरता करने जैसा है। जब वह आखिरी बचे हुए गुर्गे को मार रही थी, अचानक उसके शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकली और फिर हवा में एक एक करके कवच के टुकड़े प्रकट हुए और उसके शरीर पर जुड़ गए। कवच के जुड़ने के बाद गांव मिंग के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। शियावानरू का चेहरा गंभीर हो गया और वह गांव मिंग को ध्यान से देखने लगी। अब गांव मिंग पूरी तरह से सुनहरे कवच से ढका हुआ था। उसकी आभा पहले की तुलना में 10 गुना से भी अधिक मजबूत हो चुकी थी। गांव मिंग के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आई। तभी सीढ़ियों के रास्ते से मेरी आवाज नीचे आई और फिर मैं कदम दर कदम नीचे जाने लगा। यह दबाव शियावानरू से कहीं अधिक बड़ा था, यहाँ तक कि मेरे हर एक कदम करीब आने पर गांव मिंग को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका कवच कांप रहा है। यह पूरी तरह से रक्त श्रृंखला का दबाव था। यह मेरे शरीर की विशेष शारीरिक बनावट के कारण था। गांव मिंग ने अपने शरीर को हिलाया और खुद को संभाला। उसने हाथ आगे बढ़ाया और उसके सामने तुरंत एक प्रकाश तलवार प्रकट हो गई। यही उनके जागृत कवच की विशेषता थी। वे किसी मिमिक हथियार का उपयोग नहीं करते थे, बल्कि सीधे हवा से प्रकाश तलवार बुला सकते थे। मैंने अपने सामने खड़े इस नए जागृत व्यक्ति को पूरी तरह तिरस्कार से देखा। मुझे सच में नहीं पता था कि उसमें इतना साहस कहां से आया था कि अभी अभी जागृत होने के बाद वह मुझसे दुश्मनी मोल लेने चला था। शायद अभी अभी जागृत होने के कारण उसे लगा होगा कि वह दुनिया में अजेय है। ताकत के अचानक बढ़ जाने पर इस तरह का भ्रम होना वास्तव में बहुत आसान है। गांव मिंग जोर से दहाड़ा और अपने हाथ की प्रकाश तलवार उठाकर सीधे मेरे सिर पर वार करने के लिए बढ़ा। मेरे पास कोई अन्य अतिरिक्त रक्षात्मक कदम नहीं था। यहां तक कि मैंने कायतियान कुल्हाड़ी को बुलाने की भी जहमत नहीं उठाई। बस गांव मिंग की दिशा में धीरे से एक उंगली उठाई। 2 आदिम आभा आसमान की तरफ निकली और केवल एक पल में उन 2 आदिम गैसों ने गांव मिंग को कसकर जकड़ लिया। गांव मिंग आदिम गैस से जकड़े जाने के बाद मन ही मन हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपने हाथ की प्रकाश तलवार से लगातार कई वार किए, लेकिन लगातार कई वार करने के बाद भी उसका कोई असर नहीं हुआ। इसके तुरंत बाद मैंने हवा में अपनी मुट्ठी भींची। गांव मिंग का कवच तुरंत तड़क कर फटने लगा। जो व्यक्ति अभी तक पूरी तरह से आश्वस्त था, उसका दिल पल भर में बैठ गया। उसे समझ आ गया कि वह सामने वाले आदमी का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता। यहां तक कि उसके पास पलटवार करने की भी क्षमता नहीं थी। इससे पहले कि वह आगे कुछ सोच पाता, उसकी कमर के पास की आभा और अधिक मजबूत हो गई, जिसने उसे और अधिक कसकर जकड़ लिया। गांव मिंग के मुंह से एक चीख निकली और कुछ ही देर में उसका शरीर पूरी तरह से टूटकर बिखर गया और फिर वह जमीन पर गिरकर लगातार छटपटाने लगा। गांव मिंग की सांसें पूरी तरह थम जाने के बाद ही मैंने उसे छोड़ा। उसका वह जागृत कवच का टैलेंट महज एक मजाक जैसा लग रहा था। कुछ साहसी छात्र सीढ़ियों पर खड़े होकर इस पूरे दृश्य को देख रहे थे। उन सभी को देखकर ठंडा पसीना आ गया। मैं उनकी कल्पना से कहीं अधिक क्रूर था। वापस जाओ, अगर आगे से मेरे लिए कोई परेशानी खड़ी की तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा, मैंने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन यह मुस्कान
छात्रों की नजरों में बेहद डरावनी लग रही थी। वे केवल बार बार अपना सिर हिला सके। इस टीम को निपटाने के बाद मैं बस ऊपर आराम करने के लिए वापस जाने ही वाला था कि अचानक होटल के बाहर एक भयानक दहाड़ गूंजी। मैंने मुड़कर देखा तो एक ट्रक के आकार का, सांप के शरीर और मुर्गे के सिर वाला एक विकृत राक्षस अंधेरे से बाहर निकल कर आया। इस राक्षस के मुर्गे जैसे मुंह से एक कटी हुई जीभ लगातार बाहर अंदर हो रही थी और उसकी आंखें मुझे घूर रही थीं। ऐसा लगता था कि यहाँ हुई लड़ाई की आवाज ने उसे आकर्षित किया था। जो बात राक्षस ने नहीं सोची थी वह यह थी कि यहाँ मेरे जैसी हस्ती मौजूद थी। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। पल भर में कायतियान कुल्हाड़ी मेरे हाथ में आ गई और फिर मैंने अपने पैर से जमीन को जोर से दबाया और मैं अपनी जगह से गायब हो गया। अगले ही पल मैं उस मुर्गे के सिर वाले राक्षस के ठीक बगल में प्रकट हुआ। यह राक्षस पहले ही तीसरी श्रेणी के शुरुआती चरण में पहुंच चुका था, जो प्रलय के शुरुआती दौर में सर्वोच्च युद्ध क्षमता मानी जाती थी। वह अब मुझे देख रहा था जैसे उसने अपने पेट के भोजन को देख लिया हो। वह पहले तो बहुत गर्व महसूस कर रहा था, लेकिन जब उसने मेरी गति का अंदाजा लगाया तो वह पूरी तरह घबरा गया। लार से भरा उसका मुर्गे का सिर चारों ओर मेरी लोकेशन ढूंढने लगा। इससे पहले कि वह मुझे लॉक कर पाता, मैं उसके ठीक सामने प्रकट हो चुका था। मैंने बिना कुछ कहे तुरंत कायतियान कुल्हाड़ी से वार किया। धारदार कुल्हाड़ी सीधे उसके सिर पर जाकर लगी। राक्षस की प्रतिक्रिया भी काफी तेज थी। उसने तुरंत अपना सिर घुमाया और अपने सख्त चोंच से रोकने की कोशिश की। हालांकि वह बचाव तक नहीं कर सका। मेरी कायतियान कुल्हाड़ी ने बांस को चीरने की तरह पल भर में उसकी चोंच को 2 हिस्सों में काट दिया। छिपकली राक्षस की ऊर्जा को सूखने के बाद मुझे बहुत बड़ा अपग्रेड मिला था। अब मैं जब चाहूं तब तीसरी श्रेणी का जागृत व्यक्ति बनने के लिए तैयार था। चोंच के कटते ही खून का फव्वारा छूट पड़ा और कुछ ही देर में वह राक्षस जमीन पर गिरकर मर गया। मैंने कायतियान कुल्हाड़ी को वापस रख लिया और प्यार से कहा, शिया वानरू ने आज्ञाकारी बच्ची की तरह अपना सिर हिलाया। उसमें उस क्रूर रूप का नामो निशान नहीं था जो थोड़ी देर पहले दिखा था। वह बिल्कुल पड़ोस की एक छोटी लड़की जैसी लग रही थी। उसने आज्ञा मानते हुए अपनी मिमिक कॉम्बैट स्पिरिट को बाहर बुलाया। बाहर आई बी.यू. लिंगजियाओ बेहद उत्साहित थी और शिया वानरू से लिपटकर लाड करने लगी। बी.यू. लिंगजियाओ ने हवा में खुशी से एक चक्कर लगाया जब तक कि उसकी नजर उस राक्षस की लाश पर नहीं पड़ी। तब उसे समझ आया कि उसे बाहर खाना खाने के लिए बुलाया गया था। बी.यू. लिंगजियाओ ने कृतज्ञता से शिया वानरू को देखा और फिर बिना किसी देरी के राक्षस पर टूट पड़ी। उसके मजे से खाने का अंदाज बेहद प्यारा था। सीढ़ियों पर खड़े छात्र यह देखकर लगभग रो पड़े। उन्होंने आज छिपकली राक्षस का थोड़ा सा मांस खाया था और उन्हें महसूस हुआ था कि इन राक्षसों का मांस उनके शरीर को कितना फायदा पहुंचा रहा था। वे भी बहुत उत्सुक थे कि उन्हें और अधिक राक्षसों का मांस खाने को मिले। इस समय एक ऊंची इमारत के बैठक कक्ष में एक सूट पहने हुए अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने गुस्से में मेज पर हाथ पटका। यह आदमी हुआंग तियान का पिता था, यानी याओतियान ग्रुप का चेयरमैन हुआंग ज्ञान। हुआंग ज्ञान के इस गुस्से भरे सवाल का नीचे बैठे लोगों में से किसी के पास कोई जवाब नहीं था। जब वे स्कूल पहुंचे थे तो उन्होंने देखा कि हुआंग तियान का सिर धड़ से अलग था और उसकी मौत बेहद क्रूर तरीके से हुई थी। बैठक कक्ष में काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। आखिरकार एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने बाहर आकर बोलने की हिम्मत की। हुआंग ज्ञान ने अधीरता से कहा, हुआंग तियान के शरीर के जख्म उसने खुद अपनी आंखों से देखे थे। उन पर किसी राक्षस के दांतों के निशान बिल्कुल नहीं थे। वह पूरी तरह से आंतरिक ऊर्जा से पहुंचाई गई चोट थी। यह बहुत साफ था कि उसके बेटे की किसी ने जानबूझकर हत्या की थी। कॉन्फ्रेंस टेबल के आसपास बैठे लोग हुआंग तियान की मौत के बारे में चर्चा कर रहे थे। यह जानकर कि यह किसी जागृत व्यक्ति का काम है, वे सभी काफी डर गए थे। इन 2 दिनों में उन्होंने विकृत राक्षसों की भयानकता को अच्छी तरह देख लिया था, तो फिर जागृत लोगों की बात ही क्या करनी। हुआंग ज्ञान ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपने दांत पीसने लगा। वह इस समय चेंजी से बेहद नफरत कर रहा था। तभी एक लंबी टोपी पहने हुए आदमी ने खड़े होकर कहा, प्रलय के भड़कने के बाद उसके परिवार में कई जागृत लोग सामने आए थे। हुआंग यान ने भी अपने सामने खड़े इस बड़े अधिकारी की मंशा को समझ लिया था। वे सभी व्यापारी थे। बिना किसी फायदे के कोई भी कदम नहीं उठाएगा। बिना मुनाफे का सौदा न करना उनका पुराना सिद्धांत था। उस आदमी ने हुआंग यान की तरफ अपनी 5 उंगलियां फैलाकर कहा, अगर पुराना समय होता तो कोई भी हुआंग यान से इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन अब समय बदल चुका था। उसके परिवार में जागृत लोग आ चुके थे और उसके पास इस बातचीत का पूरा अधिकार था। अगर हुआंग यान के पास भी कुछ अपनी ताकतें न होती तो वह कब का अपने परिवार के जागृत लोगों को बुलाकर याओतियान ग्रुप को जबरन अपने नाम कर चुका होता। ली फेंक, तो तुम्हारी नजर हमेशा से मेरी संपत्ति पर थी। मैं तो तुम पर बहुत भरोसा करता था। हुआंग यान ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा और फिर आगे बोला, लेकिन जब तक तुम चेंजी को मेरे पास लेकर आओगे, याओतियान ग्रुप की 50% संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी। अपने बेटे हुआंग त्यान का बदला लेने के लिए हुआंग यान सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था। हुआंग मालिक वास्तव में बहुत दरियादिल है। मेरा इंतजार करो, 2 दिन बाद चेंजी का सिर स्वाभाविक रूप से आपके सामने होगा। ली फेंक नाम का यह आदमी जोर से हंसा और बैठक कक्ष से बाहर निकल गया। बाहर आते ही उसने एक फोन मिलाया। हेलो ओल्ड 8, तुम्हें मेरे लिए एक आदमी को मारना होगा। बेहतर होगा कि तुम ओल्ड 6 और बाकी लोगों को भी साथ ले लो। फोन की दूसरी तरफ पूरे शरीर पर घने बालों और नुकीले दांतों वाला एक जंगली सुअर जैसा राक्षस अपने शिकार का पीछा कर रहा था। उसने फिर अपना सिर हिलाया। चिंता मत करो, कल ही उसका सिर तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। प्रलय में किसी इंसान को निपटाना बेहद आसान काम है। होटल के अंदर शिया वानरू ने मेरी बात मानते हुए मिमिक कॉम्बैट स्पिरिट द्वारा उस राक्षस को सूखने दिया, जिसके बाद उसे भी एक बहुत बड़ा अपग्रेड मिला
और वह सफलतापूर्वक दूसरी श्रेणी के शिखर पर पहुंच गई। बस दुर्भाग्य यह था कि इस राक्षस से कोई क्रिस्टल पैदा नहीं हुआ, नहीं तो आज रात हम दोनों में से कम एक व्यक्ति तीसरी श्रेणी में पहुंच जाता। दूसरी मंजिल पर वापस आकर मैंने अपना कमरा बदला, एक गर्म पानी से स्नान किया और अपने शरीर की सारी गंदगी साफ की। शियावानरू ने कहा कि उसे डर लग रहा है और वह जबरदस्ती मेरे साथ सोने आ गई। जब मैं नहाकर बाहर आया तो मैंने देखा कि शियावानरू पहले से ही मेरे बिस्तर पर लेटी हुई थी। शियावानरू ने रेशम की एक नाइट ड्रेस पहनी हुई थी जो बेहद पतली और हल्की थी। बिस्तर पर करवट लेकर लेटने से उसके लंबे और गोरे पैर साफ दिखाई दे रहे थे। मैं भी आखिर एक गर्म खून वाला युवा लड़का था। इस दृश्य को देखकर मेरे शरीर का खून खौलने लगा। तुम ऐसे ही सो रही हो, कंबल भी नहीं ओढ़ा? मैंने सीधे लेटी हुई शियावानरू को देखकर कहा। तो श्याओ जी, शियावानरू की सांसें महक रही थी। उसने अपना हाथ बढ़ाकर कंबल को थोड़ा खींचा। मैंने शियावानरू के खूबसूरत शरीर को देखा और आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। कंबल हटाया गया और फिर कई ऐसी चीजें हुई जिनका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। समय बीतकर अगली सुबह आया। वह पुरानी शांत सुबह अचानक टैंकों के चलने की तेज आवाजों से गूंज उठी। एक धमाके के साथ एक तोप का गोला होटल के मुख्य दरवाजे पर आकर लगा, जिससे पूरा होटल हिलने लगा। गलियारे के बाहर सो रहे छात्र अचानक जाग गए और घबराकर मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर दुबक गए। कल रात अंदर का युद्ध बेहद भीषण था। मैं और शियावानरू पूरी रात ठीक से सो नहीं पाए थे। अब जब बाहर असामान्य स्थिति पैदा हो गई थी तो उनकी भी मुझे आसानी से जगाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मैं पहले से ही बाहर की स्थिति को भांप चुका था। मैं बस खिड़की का पर्दा हटाकर देखने ही वाला था कि बाहर टैंकों की एक पूरी फौज खड़ी थी जो साफ तौर पर मेरे लिए ही आई थी। लेकिन ये आधुनिक हथियार मुझ जैसे एक जागृत व्यक्ति के लिए कोई बहुत बड़ा खतरा पैदा नहीं कर सकते थे। मुख्य बात यह थी कि उन टैंकों के ऊपर कई सुपर 5 विकृत टीमें खड़ी थीं। मैंने भी नहीं सोचा था कि इस समय इंसान इतनी जल्दी एकजुट हो सकेंगे। ऐसा शायद केवल लॉन्गवो के लोगों में ही संभव था, जो हमेशा से काफी एकजुट रहते आए हैं। लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने निशाना बनाने के लिए गलत व्यक्ति को चुन लिया था। शियावानरू के पैर थोड़े कांप रहे थे। वह मेरे बगल में आई और उसने प्यार से पूछा। मैंने शियावानरू के सिर को सहलाया। कल रात उसने काफी मेहनत की थी, इसीलिए आज उसे लड़ाई में उतरने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने हाथ से बस थोड़ा सा छुआ और खिड़की का कांच तुरंत चकनाचूर हो गया। इसके बाद मैं एक पीली रोशनी बनकर बाहर उड़ गया और हवा में उन टैंकों के सामने जाकर खड़ा हो गया। टैंकों ने जैसे ही मेरी परछाई देखी, उन्होंने तुरंत अपनी तोप का रुख हवा में तैर रहे मेरी तरफ मोड़ दिया। मैं हवा में खड़ा होकर नीचे मौजूद लोगों को हिकारत से देख रहा था। बीच वाले टैंक से एक काले कवच पहने हुए अधेड़ उम्र का मजबूत आदमी बाहर आया। उसकी आंखों से हरी रोशनी निकल रही थी और वह अपने हाथ पीछे बांधकर हवा में मुझे देखने लगा। उस मजबूत आदमी की आवाज में साफ तौर पर जान से मारने का इरादा था, जिससे जाहिर था कि वह अच्छे इरादों से नहीं आया था। लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। मेरी बुलंद आवाज पूरे आसमान में गूंज उठी। मेरा जवाब सुनकर उस अधेड़ उम्र के आदमी की आंखें और गहरी हो गईं। वह हुआंगयान की कंपनी के उस लंबी टोपी वाले आदमी के परिवार का जागृत व्यक्ति था। लंबी टोपी वाले आदमी से खबर मिलने के बाद उसने सेना से छीने गए टैंकों को इकट्ठा किया और रात भर में यहां पहुंच गया। लिन याओ ने अपनी दोनों मुट्ठियां भींची और उसके शरीर पर नीले हरे रंग के कवच की एक परत चढ़ गई। ये उसकी जागृत प्रतिभा ब्लू ड्रैगन आर्मर थी। वह प्रलय के आते ही जागृत हुआ था और अपने परिवार की मदद से केवल एक दिन के भीतर ही उसने अपनी ताकत को दूसरी श्रेणी के शिखर तक पहुंचा दिया था। अपनी जागृति की विशेष प्रकृति के कारण उसकी युद्ध क्षमता इस समय तीसरी श्रेणी के शुरुआती जागृत व्यक्ति के बराबर थी। मैंने लिन याओ को देखा और बिना किसी झिझक के साफ कह दिया, चाहे कोई भगवान के आदेश पर आया हो या हुआंगयान के कहने पर मेरे लिए परेशानी खड़ी करने आया हो या खुद हुआंगयान ही क्यों ना आया हो, मैं सीधे मुकाबला करूंगा और कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। पिछली जिंदगी में मैं पहले ही बहुत घुट घुट कर जी चुका था। लिन याओ ने एक क्रूर मुस्कान बिखेरी, मुट्ठी भींची और एक जोरदार कदम बढ़ाया। वह एक साफ रोशनी की किरण बनकर बेहद तेज गति से मेरी तरफ झपटा। सामने से आते हुए लिन याओ को देखकर मैं पूरी तरह शांत था और उसके मेरे करीब आने का इंतजार करने लगा। लिन याओ ने मुझे इतना शांत देखकर मन ही मन थोड़ा हैरान हुआ। उसके जैसे एक शीर्ष स्तर के जागृत व्यक्ति का सामना करते हुए भी कोई इस तरह शांत और अविचलित रह सकता था। लिन याओ की अंतरात्मा ने उससे कहा कि यह नौजवान साधारण नहीं है, लेकिन लिन याओ को अपनी जागृत ताकत पर पूरा भरोसा था कि वह 1 मिनट के भीतर मुझे मार गिराएगा। केवल कुछ ही सेकंड में लिन याओ टैंक की जगह से तेजी से उड़कर मेरे ठीक सामने आ गया और फिर उसने पूरी ताकत से एक घूंसा सीधे मेरे पेट पर मारा। और मैंने भी अपनी तरफ से कोई मिमिक हथियार बाहर नहीं निकाला, बस धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और लिन याओ के घूंसे को पकड़ लिया। मैं देखना चाहता था कि मेरी इस प्रतिभा और एक सुपर 5 जागृत व्यक्ति के बीच क्या अंतर है। एक धमाके के साथ हमारे हाथों की भिड़ंत से निकली ऊर्जा ने पूरे अंतरिक्ष को हिला दिया। लिन याओ का घूंसा मेरी एक हथेली के बीच कसकर जकड़ लिया गया था। वह मुझे पूरी तरह से अचरज और नाराजगी से देख रहा था। वह दूसरी श्रेणी के शिखर का एक सुपर 5 जागृत व्यक्ति था। उसकी पूरी ताकत से मारी गई एक मुट्ठी को इतनी आसानी से पकड़ लिया गया था। लिन याओ ने अपने दांत भींचे और पूरी ताकत लगाई ताकि मेरे हाथ से खुद को छुड़ा सके, लेकिन दुर्भाग्य से आधे मिनट तक छटपटाने के बाद भी वह टस से मस नहीं हुआ। मैं अपने सामने खड़े घबराए हुए लिन याओ को एक हल्की मुस्कान के साथ देख रहा था।
वास्तव में मेरी पंगु शारीरिक बनावट बहुत शक्तिशाली थी। केवल शरीर की ताकत के दम पर ही वह इन सामान्य सुपर 5 जागृत लोगों को पूरी तरह कुचल सकती थी। लिन याओ गुस्से के मारे लगभग कुछ बोल नहीं पा रहा था। नीचे उसके कई गुर्गे उसे देख रहे थे। इस तरह मेरे द्वारा काबू में आ जाने से उसकी प्रतिष्ठा दांव पर लग गई थी। लिन याओ ने गुस्से में आकर अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया और उसे मजबूरन अपना सुपर 5 हथियार बुलाना पड़ा। पहले उसने विकृत राक्षसों से निपटने के लिए कभी भी सुपर 5 हथियार का उपयोग नहीं किया था। केवल अपने शरीर की अत्यधिक मजबूत ताकत के दम पर ही वह उन विकृत राक्षसों को मार गिराता था, और मैं पहला व्यक्ति था जिसने उसे खुद हथियार का उपयोग करने पर मजबूर कर दिया था। कल रात की टीम के जागृत व्यक्ति की तरह ही लिन याओ का हथियार भी एक प्रकाश तलवार थी, लेकिन उसकी प्रकाश तलवार कल रात वाले व्यक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। उस पर एक छोटे नीले रंग का ड्रैगन तलवार के चारों ओर उड़ रहा था और उसमें से ड्रैगन की दहाड़ की आवाज साफ निकल रही थी। एक सरसराहट की आवाज के साथ लिन याओ ने मेरी गर्दन की तरफ आड़ा वार किया। तलवार से निकलने वाली तेज धार ऐसी थी जिससे बचना मुश्किल था। उसके इस सटीक हमले के सामने मैंने बस थोड़ा सा अपने शरीर को घुमाया और बेहद तेज गति से इस वार को चकमा दे दिया। लेकिन मेरे इस तरह चकमा देने से हाथ की पकड़ की ताकत थोड़ी बढ़ गई और लिन याओ का दाहिना हाथ घूम गया। तुरंत ही लिन याओ का दाहिना हाथ जिंदा ही 90 डिग्री से ज्यादा घूम गया। अतीव्र दर्द के कारण लिन याओ के चेहरे की मांसपेशियां पूरी तरह खींच गईं। लिन याओ दर्द से बुरी तरह चिल्लाने लगा। वह आवाज गांव में सुअर काटने से भी ज्यादा भयानक थी। मुझे अपने कान के पर्दों में थोड़ा असहज महसूस हुआ। तब जाकर मैंने अपना हाथ छोड़ा। तुम बहुत कमजोर हो, मैंने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा। मेरी बात एक नुकीले चाकू की तरह लिन याओ के दिल में गहराई से चुभ गई, जिसने उसे लगभग पागलपन की कगार पर पहुंचा दिया। कल जागृत होने के बाद से उसकी असीम ताकत के कारण पूरे परिवार के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन अब उसे मेरे द्वारा बुरी तरह पैरों तले कुचल दिया गया था। यह गिरावट उसके लिए मरने से भी ज्यादा दर्दनाक थी। आजाद हुए लिन याओ ने क्रूरता से दहाड़ लगाई। उसने अपनी प्रकाश तलवार आसमान की तरफ तान दी। लंबी तलवार ने आसमान छूने वाली ऊर्जा को इकट्ठा किया। जो छोटा नीला ड्रैगन पहले प्रकाश तलवार पर था वह आसमान में उड़ गया और पल भर में विशाल हो गया। जो पहले कुछ इंच का था वह अचानक हजारों इंच का बन गया। यह एक विशाल नीला ड्रैगन था जो आसमान में मंडरा रहा था और अपनी पूरी गरिमा के साथ आंखें गड़ाए मुझे देख रहा था। लिन याओ के गुर्गों ने जब उसे यह चाल चलते देखा तो उन सभी को लगा कि जीत हार का फैसला हो चुका है। वास्तव में यह चाल मेरे जागृत होने के बाद से देखी गई काफी मजबूत चालों में से एक थी, लेकिन मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए यह अभी भी बहुत कम थी। मैंने अचानक अपना बड़ा हाथ हिलाया और मिमिक कॉम्बैट ड्रैगन को बुलाया। अचानक मेरे शरीर से बड़ी मात्रा में आदिम आभा निकली। इस बार मेरा कायतयान कुल्हाड़ी से लड़ने का कोई इरादा नहीं था। आदिम आभा के प्रकट होते ही मेरे मन के विचार के साथ ही उसने तुरंत उसी ड्रैगन का रूप ले लिया जो लिन याओ ने बुलाया था। बस अंतर यह था कि आदिम आभा से बना वह विशाल ड्रैगन सुनहरे रंग का था और उसकी आभा लिन याओ के नीले ड्रैगन से कहीं अधिक बढ़कर थी। लिन याओ आत्मविश्वास से अपनी प्रकाश तलवार थामे हुए था और खुद को सबसे मजबूत समझ रहा था। असल में आदिम आभा आकाश और पृथ्वी के बीच किसी भी जीव का रूप ले सकती थी। बिना लिन याओ की प्रतिभा के भी मैं ड्रैगन का रूप बदल सकता था, तो इसमें नकल की बात कहां से आई। लिन याओ ने गुस्से में अपनी आंखें तानी और मेरी दिशा में अपनी लंबी तलवार को जोर से नीचे गिराया। नीले ड्रैगन ने एक भयंकर दहाड़ लगाई और उसका मजबूत शरीर हवा को चीरते हुए मेरी दिशा में तेजी से बढ़ा। उसके मुड़ने से चारों ओर की हवा में हलचल मच गई, यहां तक कि आसमान में बिजलियां चमकने लगीं और मैंने बस धीरे से एक उंगली उठाई। मेरे शरीर का सुनहरा ड्रैगन भी उसी तरह हरकत में आ गया। सुनहरा ड्रैगन चमकदार सुनहरी रोशनी बिखेरते हुए बिना किसी डर के सीधे सामने वाले नीले ड्रैगन से टकराने बढ़ा। नीले ड्रैगन ने सुनहरे ड्रैगन के खतरे को भांप लिया और अपना रुख बदला और सुनहरे ड्रैगन से टकरा गया। एक जोरदार धमाके के साथ दोनों विशाल ड्रैगन आपस में लिपट गए और लगातार पागलों की तरह टकराने लगे। पूरे आसमान में उनकी लड़ाई की आवाज गूंजती रही। लड़ाई 3 मिनट तक चली। आखिरकार लिन याओ का किंगलोंग शारीरिक शक्ति की कमी के कारण धीरे धीरे गायब होने लगा और फिर से एक छोटा किंगलोंग बन गया जो बेजान होकर लिन याओ की लाइट सेबर पर मंडराने लगा। कचरा कहीं का, तुम इतने में ही हार गए। मेरे साथ रहने का तुम्हारा क्या फायदा। तुम्हारी युद्ध आत्मा की हार ने लिन याओ के चेहरे की रौनक छीन ली। उसने तुरंत उसे गाली देना शुरू कर दिया। वास्तव में किंगलोंग की हार होना सामान्य था। मेरी प्रतिभा होंगमेंग किंगजुओ गैस स्वर्ग और पृथ्वी की एक वस्तु है जो लगातार लड़ाई के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को सोख सकती है। इस तरह की लंबी लड़ाई में यह अपने क्षेत्र में अजेय है। अब तुम्हें क्या लगता है कि असली नकली माल कौन सा है। मैंने बड़ी दिलचस्पी के साथ अपने सामने खड़े लिन याओ को देखा। इस समय लिन याओ का चेहरा ऐसा लग रहा था मानो उसने मक्खी खा ली हो, बेहद असहज। तुम कमीनों, तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो। जल्दी से इसे बम से उड़ा दो। लिन याओ ने गुस्से में पीछे खड़ी टैंकों की टीम की तरफ देखा। हारने के बाद वह गुस्से से तिलमिला गया और अपना सारा गुस्सा टैंक टीम पर निकाल दिया। तब जाकर उन गुर्गों ने घबराकर तोपों के मुंह मेरी तरफ किए। एक जोरदार धमाके के साथ पीले रंग की रोशनी चमकाते हुए तोप के गोले मेरी तरफ दागे गए। इन खिलौनों को मुझसे मुकाबला करने के लिए लाने में तुम्हें शर्म नहीं आती। मैं थोड़ा मुस्कुराया, बस एक हाथ लहराया और किंगलोंग ने तेजी से घूमते हुए सभी तोप के गोलों को निगल लिया। स्क्रैप का यह लोहा मुझे थोड़ा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
मेरे जैसे जागृत व्यक्ति के खिलाफ सामान्य पारंपरिक हथियार बिल्कुल बेअसर होते हैं। तोपों के गोलों की पहली लहर को साफ करने के बाद मैंने तुरंत अपने इमिटेशन वेपन को बदला। हाथ में कैतियान कुल्हाड़ी थामे मेरा शरीर हिला और अगले ही पल मैं टैंक टीम के सबसे आखिरी छोर पर पहुंच गया। मैंने कैतियान कुल्हाड़ी को पूरी ताकत से हवा में फेंक दिया। कैतियान कुल्हाड़ी हवा में तेज गति से घूमने लगी और उसने एक के बाद एक टैंक को चीर डाला। ये टैंक पटाखों की तरह जमीन पर एक एक करके फटने लगे। कमीने, यह मेरे लिन परिवार का बख्तरबंद काफिला है। टैंकों को एक के बाद एक फटते देख लिन याओ का दिल दहल गया। उसने अपनी लाइट सेबर उठाई और फिर से मुझसे लड़ने की कसम खाते हुए मेरी तरफ बढ़ा। हालांकि अपनी युद्ध आत्मा के क्षतिग्रस्त होने के बाद उसकी युद्ध क्षमता काफी कम हो गई थी। वह पहले भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता था और अब तो बिल्कुल भी नहीं। उसने तलवार से वार किया, लेकिन तलवार का ब्लेड मुझे छूने से पहले ही मैंने अपनी 2 उंगलियों से उसे आसानी से दूर झटक दिया। इसके बाद मैंने अपना हाथ बढ़ाया और लिन याओ का सिर पकड़ लिया। तुरंत ही लिन याओ को अपने सिर के ऊपर एक भयंकर शक्ति का एहसास हुआ। उसे लगा कि अगले ही पल वह मर जाएगा। जान बख्श दो, जान बख्श दो। इस समय लिन याओ ने अपनी सारी इज्जत और शर्म छोड़ दी और तुरंत घुटनों के बल बैठकर मुझसे भीख मांगने लगा। तुम अभी अभी मुझसे मरने मारने पर उतारू नहीं थे, अब इतने नरम कैसे पड़ गए? मैंने लिन याओ को मजे लेते हुए देखा। लोंगुओ में एक पुरानी कहावत है, जो समय की स्थिति को समझता है वही बुद्धिमान होता है। श्रीमान चेन, आपका दिल बहुत बड़ा है, आप मुझे एक बार माफ कर दीजिए। भविष्य में मैं आपके हर हुक्म का पालन करूंगा। लिन याओ ने दोनों हाथ जोड़कर मुझसे बार बार दया की भीख मांगी, इस डर से कि कहीं मेरे हाथों की ताकत और न बढ़ जाए। जो लोग मुझे मारना चाहते हैं, मैं उनकी वफादारी पर भरोसा नहीं कर सकता। लिन याओ ने घबराकर अपना हाथ अपनी छाती की ओर बढ़ाया और एक हरे रंग का दिल बाहर निकाल लिया। यह मेरे जागृत योद्धा का कोर है, यह मुझसे जुड़ा हुआ है। जब भी आप नाखुश हों, इसे बस कुचल दीजिएगा, मैं तुरंत मर जाऊंगा। भाई चेन, ये छोटा भाई बस आपकी शक्ति बनाने में मदद करना चाहता है और अपना योगदान देना चाहता है। लिन याओ ने कोर को आगे बढ़ाया। उसकी आंखें लगातार मेरे चेहरे पर टिकी थीं। मैंने लिन याओ के हाथ में धड़कते हुए हरे रंग के कोर को देखा। पिछले जीवन की याद करते हुए योद्धाओं के पास वास्तव में ऐसी चीज होती थी। यह कोर ही सुपर 5 अवेकेंड योद्धाओं की जान होता है। थोड़ा सोचने के बाद मैंने कोर को स्वीकार कर लिया। ठीक है, तुम्हें एक मौका देता हूं, लेकिन अगर तुमने कुछ भी ऐसा किया जिससे मुझे थोड़ी सी भी परेशानी हुई तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। इस लिन याओ की लड़ने की क्षमता ठीक ठाक है। इसे एक भरोसेमंद सिपाही के रूप में रखना बुरा नहीं है। भविष्य में रास्ते में मिलने वाले छोटे मोटे दुश्मनों को साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बड़े भाई चेन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भाई चेन, हमारे परिवार के अन्य जागृत लोग भी यहाँ आएंगे, आपको तैयार रहना चाहिए। कोर स्वीकार किए जाने के बाद लिन याओ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने वफादारी दिखाते हुए तुरंत जानकारी दी, उन्हें आने दो, मुझे बस कुछ और कोर मिल जाएंगे। मैंने इसकी परवाह नहीं की। अब इन जागृत लोगों का मेरे पास आना पूरी तरह से खुद चलकर आने वाले उपहार जैसा था। बॉस चेन, मेरे परिवार में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कयामत से पहले एक बदबूदार कीड़ा खा लिया था। उसकी जागी हुई प्रतिभा बहुत अजीब है। वह भारी मात्रा में ऐसी गैस छोड़ सकता है जिससे लोगों को मतिभ्रम होने लगता है। और एक दूसरा व्यक्ति है जिसने एक मेंढक खा लिया था। जागृत होने के बाद उसकी प्रतिभा बहुत तेज आवाज पैदा कर सकती है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। लिन याओ ने मेरे पीछे चलते हुए आने वाले दोनों जागृत लोगों की प्रतिभाओं की एक एक करके जानकारी दी। यह सुनने के बाद मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि आने वाले दोनों लोग कुछ खाने के बाद जागृत हुए थे। वे सुपर 5 अवेकेंट नहीं थे। हालांकि इस तरह के जागृत लोगों से निपटना थोड़ा मुश्किल होता है। भले ही उनकी हमला करने और बचाव करने की क्षमता सुपर 5 अवेकेंट जितनी मजबूत ना हो, लेकिन उनकी प्रतिभाएं काफी सिरदर्द पैदा करने वाली होती हैं। कुछ चालाकी भरी प्रतिभाओं के कारण थोड़ी सी भी लापरवाही होने पर इंसान आसानी से उनके जाल में फंस सकता है। मुझे पता चल गया। तुम अब पीछे हटो, अपनी टीम के लोगों को संभालो। जो लोग अभी भी जीवित हैं वे तुम्हारे साथ बने रहेंगे। मैंने हाथ लहराया और होटल की तरफ उड़ गया। लिन याओ ने सिर हिलाया, झुककर मुझे विदा किया। होटल लौटते ही शियावानरू ने तुरंत मुझे पकड़ लिया और जांच करने लगी। तुम ठीक तो हो ना? अभी मैंने देखा कि लड़ाई कितनी भीषण थी। तुम्हारे शरीर को कोई चोट तो नहीं आई? शियावानरू ने चिंता भरे चेहरे से मेरे शरीर को देखा। अब भी उसने 2 विशाल ड्रैगन को आपस में टकराते हुए देखा था। भले ही मैं जीत गया था, फिर भी वह बेहद चिंतित थी कि मुझे कोई चोट तो नहीं लगी। हाँ, तुम्हारा पति कितना मजबूत है, क्या तुम यह नहीं जानती? मैंने शरारती मुस्कान के साथ शियावानरू को देखा। मेरी बात सुनकर शियावानरू को अचानक कुछ याद आ गया और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। तुम बहुत बुरे हो। अभी सचमुच लिन याओ को। रुको, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। आगे जो होने वाला है वो पूरी कहानी बदल देगा। अगर पार्ट 3 चाहिए तो अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखो। सबसे पहले वही देखेगा जो अभी सपोर्ट करेगा।